That is pulmonary, pleuritis. pulmonary histoplasmosis Okay. and sarcoidosis. Sarcoidosis. Online students, what we have completed yesterday? Influenza, Legionnaires disease, pleural effusion, empyema, pleurisy, pulmonary embolism, and assessment, clinical judgment, histoplasmosis, and sarcoidosis. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. What do you mean by influenza? Is known as flu, droplet and then it is very highly contagious and respiratory disease. Okay. Online students, what do you mean by influenza? Like flu, a viral respiratory infection, acute and highly contagious. Okay, so flu is a flu which we commonly call as a viral flu. Influenza is commonly called as viral flu, which is very contagious and it is a viral infection, respiratory infection, viral respiratory infection. उसके types है ABC, उसको ऐसे भी बोलते हैं human influenza, swine flu, avian flu, वैसे सारे उसके types हैं. Okay. उसके लिए वैक्सीनेशन है अर्ली 6 मंथ से स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज बच्चे में पीडियाट्रिक में देन एनुअल वैक्सीनेशन होता है ओल्डर पीपल को तो खास लेनी चाहिए बिकॉज उनको रिस्क ज्यादा है न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन उनको खास लेनी चाहिए ओके देन हमने एवियन फ्लू देखा था एवियन इन्फ्लुएंजा ए सो एवियन बर्ड है उसका मतलब कि वो बर्ड्स में से निकला है बर्ड्स में ही ज्यादा होता है ह्यूमंस में उतने सारे केसेस नहीं है दो कुछ ह्यूमंस ऐसे भी है कि जिनमें एवियन फ्लू देखने को मिला था बट डोंट वरी वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड द वैक्सीनेशन उसकी वैक्सीन ऑलरेडी बनाई है अगर फ्यूचर में वो आउटब्रेक होता है पेंडेमिक होता है तो हमारे पास ऑलरेडी उसकी वैक्सीन है उसके साइन एंड सिम्टम्स जो कॉमन फ्लू के है सब फ्लू के सेम ही है सो नो अदर साइन एंड सिम्टम्स और उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे सो प्रॉपर हैंड वॉशिंग हाइजीन मेंटेन करेंगे वो बर्ड से होता है सो जो भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है वो प्रॉपर कुक करके खाए अंडर कुक्ड या ऐसे थोड़ा कुक किया हुआ ऐसा करके ना खाए देन जो वाइल्ड एनिमल्स है उससे कांटेक्ट दूर रखना है बिकॉज दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि उसने बर्ड को खाया हो तो उसको भी इन्फेक्शन हो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है सरफेसेस डिसइंफेक्ट करनी है स्नीजिंग और वो सब एल्बो में करना है सो वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स कॉमन होंगे स्वाइन फ्लू है स्वाइन इन्फ्लुएंजा है वो थोड़ी एडवांस वायरस है थोड़ा म्यूटेटेड वायरस है सो एवियन का स्वाइन का एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस तीनों का कॉम्बिनेशन करके नया एक वायरस बना है दैट वी कॉल एज अ स्वाइन फ्लू स्वाइन मतलब पिग में से आया था सो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम पिग पिग के अंदर पहले देखने को मिला था फिर वो ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो गया आफ्टर म्यूटेशन वो सिर्फ स्वाइन का होता तो सिर्फ पिग में देखने को मिलता बट उसके 3 वेरिएंट्स है जिसका म्यूटेशन होके वो अब ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है उसके भी साइन एंड सिम्टम्स सेम है फ्लू के साइन एंड सिम्टम्स जब भी आप फ्लू के बारे में सोचो समटाइम्स एग्जाम में आपको ऐसा ही बोलेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लू तो आपको पता होने चाहिए कि सिम्टम्स क्या है फ्लू के सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए बट एडिशनल सिम्टम्स है वॉमिटिंग एंड डायरिया इसमें हो सकता है इसमें भी प्रिवेंशन सेम है now, what are the sign and symptoms of flu, which is very important? Symptoms क्या है? Flu में? Okay. Online students, what is the sign and symptom of flu? Acute onset of fever, chills, muscle ache, headache, fatigue, weakness, anorexia, sore throat, cough, and rhinorrhea. Yes, and runny, watery eyes भी होता है. So these are the common sign and symptoms. Interventions क्या करेंगे? Main intervention क्या होगी हमारी? Online student main intervention? एंटीवायरल मेडिकेशन एंटीवायरल मेन है बाकी डिपेंडिंग ऑन द साइन एंड सिम्टम्स हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट को रेस्ट करवाना है वाइटल साइंस चेक करेंगे लंग साउंड चेक करेंगे अगर ज्यादा लंग साउंड खराब आ रहे हैं वाइटल से हमें पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं फिर
सपोर्टिव थेरेपी में फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, खांसी के लिए एंटीट्यूसिव दे सकते हैं, देन एंटीहिस्टामाइंस दे सकते हैं। सो वो सब हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए। एंड पेशेंट को मेन प्रॉपर एंटीवायरल मेडिकेशन देनी है। ओके, इन्फ्लुएंजा में हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेंगे। क्लाइंट को क्या एजुकेशन देंगे? सो प्रिवेंटिव एजुकेशन हम देंगे, मेडिसिन कैसे लेनी है वो सब सिखाएंगे। सो आफ्टर नोज ब्लोइंग, स्नीजिंग, कॉफिंग, रबिंग, हैंड वॉश प्रॉपरली करना है, क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहना है। अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है तो घर पे रहो। देन माउथ को एंड फेस को कवर करना है, टिश्यू में ही ऑलवेज स्नीज कॉफ करना है, एल्बो में करना है, हाथ गंदे ना हो, एंड सरफेसेस भी प्रॉपरली क्लीन करते रहना है। ओके, ये सब आप सिखाओगे। मेडिसिन कैसे लेनी है, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे मेडिसिन रेगुलरली लेना है, वो सब आप सिखा सकते हो पेशेंट को। फिर हमने देखा था लीजियोनेट्स डिजीज। व्हाट डू यू मीन बाय लीजियोनेट्स डिजीज? Okay, it is similar to which infection? Online students? Similar to which infection? Similarities है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये बैक्टीरिया से होता है, दूसरा वाला वायरस से होता था। Pneumonia. No, not pneumonia. Pneumonia and histoplasmosis are common. Legionnaires and influenza are common. So both are similar. Difference क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, लीजियोनर्स डिजीज बैक्टीरिया से होता है, बाकी सिम्टम्स भी उसके सेम होंगे। सो दिस इज द कॉमन थिंग। सो ऐसे आप याद रख सकते हो। सो लीजियोनर्स डिजीज इज अ बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया दैट इज ऑफ नो यूज। आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे लीजियोनर्स डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होता है, बट ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। एंड यस, ये चीज याद रखनी है, लीजियोनर्स डिजीज कहाँ से होता है, सोर्स क्या है उसका? Online students, what is the source? Contaminated water. So जहां पर वाटर स्टोर होता है, वाटर बॉडीज जो भी है, वहां से ये होगा। सो जहां पर ऐसे कूलिंग वाटर टावर्स यूज हो रहे हैं, वार्म वाटर सप्लाई स्टेगनेंट है, स्पा में हम देख सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि नया अभी चल रहा है कि वार्म वाटर बाथ्स और ऐसा होता है। सो ये सारी चीजें जहां पर वाटर स्टोर होता रहेगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज, सब जगह पर नहीं हो सकता, बट पॉसिबिलिटी है कि वहां पर हो सकते हैं ये बैक्टीरिया, एंड फिर पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वाटर सोनिकेटर्स है, वर्लपूल स्पा है, वेपराइजर्स है, ये सब वाटर जहां पर स्टेगनेंट होगा, वो ही स्टोर्ड वाटर से शावर लेना और वो सब करना, तो उससे चांसेस है लीजियोनेट डिजीज में। पर्सन टू पर्सन उतना इजीली स्प्रेड नहीं होता बिकॉज इट इज बैक्टीरियल। बैक्टीरिया की कंपैरिजन में वायरस सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, बैक्टीरिया इतना इजीली स्प्रेड नहीं हो सकता। उसके साइन एंड सिम्टम्स सेम इन्फ्लुएंजा जैसे होंगे, फीवर, मसल एक, हेडेक होगा, देन ड्राई कफ, प्लूरिसी, चेस्ट पेन हो सकता है, एंड समटाइम्स डायरिया भी होगा। इंटरवेंशन सेम होगी, इन्फ्लुएंजा जैसी सपोर्टिव ट्रीटमेंट सेम दोगे, सिर्फ एक चीज अलग है, उसमें हम एंटीवायरल देते थे, इसमें हम देंगे एंटीबायोटिक। सो इट इज सिमिलर। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल इफ्यूजन? Collection of Correct. फ्लूइड कलेक्शन इन द प्लूरल स्पेस। नॉर्मल कितना होता है? 10 to 20 10 ml. to 20 ml, यस, उससे ज्यादा हो जाएगा तब हम कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन। सो प्रॉब्लम होता कहाँ पर है? या तो सिक्रीशन में प्रॉब्लम है, एक्सेस सिक्रेट हो रहा है, या तो ड्रेनेज में प्रॉब्लम है, अच्छे से ड्रेन नहीं हो रहा है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे ड्यूरिंग? यस, हाँ, फिर ओके, हाँ, ओके, देन व्हाट अबाउट कॉफी? इरिटेशन,
प्रोडक्टिव कॉफी हाँ, बिकॉज इरिटेशन हो रहा है, so उसकी वजह से ड्राई कॉफिंग होगा. यस. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? प्लूरिटिक पेन होगा, स्पेशली जब पेशेंट इनहेल करेगा. इंस्पिरेशन के वक्त वो रबिंग होने की वजह से ज्यादा पेन होता है. डिजिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जहां पर प्लूरल इफ्यूजन हुआ है वो साइड पर. देन ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा ड्यू टू इरिटेशन, टेकिकार्डिया, एलिवेटेड टेम्परेचर. ब्रीथ साउंड्स आपको डिक्रीज सुनाई देंगे बिकॉज लंग्स को जगह नहीं मिल रही है एक्सपांड होने की. एंड वहां पर जब पेशेंट इनहेल करेगा तो फ्रिक्शन के भी साउंड आपको सुनाई देंगे कि फ्रिक्शन हो रहा है. चेस्ट एक्सरे करोगे, सीटी स्कैन करोगे, तब आपको दिख जाएगा उसमें कि प्लूरल इफ्यूजन है. बट जब प्लूरल इफ्यूजन 250 ml से भी ज्यादा हो जाता है तब हमें क्या देखने को मिलता है एक्स्ट्रा? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑर्गन्स है वो, हाँ, मीडियास्टिनल शिफ्ट देखने को मिलेगा. तो धक प्रेशर की वजह से उसको धक्का लगेगा मीडियास्टिनम की तरफ. इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? मेन इंटरवेंशन क्या होगी? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज. चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज. बिकॉज एक एक दिन में वो नहीं ठीक होने वाला है. अगर बहुत कम है तो एक ही दिन में थोरासेंडेसिस करके हम निकाल सकते हैं. बट ज्यादा है तो हमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ही करना होगा. और उसके साथ साथ हम सपोर्टिव सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे. जो भी कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करेंगे. उसका सैंपल लेके स्टडी करते हैं. डायग्नोस्टिक पर्पस में हमने देखा था, थोरासेंडेसिस करके हम लैब में भेजते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. ब्रीथ साउंड चेक करेंगे. पेशेंट को डिज्निया है तो ऑक्सीजन देंगे, हाई फाउलर्स पोजीशन देंगे, कॉफिंग एंड डीप ब्रीथिंग में एंकरेज करेंगे. पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स भी हम दे सकते हैं कि पेन ना हो, पेशेंट आराम से डीप ब्रीथिंग कर पाए, वरना पेन की वजह से वो नहीं कर पाएगा. एंड पेशेंट को बार बार रिकरेंट ये प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली डॉक्टर क्या करेंगे? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट द डॉक्टर्स विल डू लास्ट में? फिर बार बार चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कितनी बार करेंगे? उससे अच्छा है क्या करेंगे? Online students, can you hear me? Pleurectomy and pleurectosis. Yes, pleurectomy and pleurodesis. What do you mean by pleurectomy? Removal of मतलब क्या? सर्जिकली क्या करेंगे? प्लूरल कैविटी. ओके, टेल मी इन डिटेल, सिंपल टर्म्स में. आई डू नॉट अंडरस्टैंड मेडिकल टर्म्स, तो फिर कैसे समझाओगे क्या होता है प्लूरेक्टोमी मतलब? Parietal pleura અને visceral pleura ને સર્જિકલી સ્ટ્રીપિંગ કરીને લાઇગેટ કરવાનું, એનાથી ઇન્ફ્લામેટરી રિએક્શન થશે અને એનાથી અડેશન જે ફોર્મેશન છે એ બનશે અને એ હીલિંગ પ્રમોટ કરશે. ओके, सो प्लूरेक्टोमी में सर्जिकली बाहर से एक बड़ा सा इंसिजन रख के डॉक्टर्स क्या करेंगे, जो अफेक्टेड एरिया है पैराइटल लेयर को सेपरेट करेंगे, स्ट्रिप कर देंगे फ्रॉम द विसरल लेयर. वो स्ट्रिपिंग की वजह से क्या होगा, वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा एंड धीरे धीरे दोनों लेयर्स चिपक जाएंगे. सो अल्टीमेटली वहां पर फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा ही नहीं. एंड प्लूरोडेसिस में क्या करते हैं डॉक्टर? It is most which is most invasive, pleurectomy or pleurodesis, and which is least invasive? Which is least invasive and which is most invasive? Pleurectomy is most invasive and pleurodesis is least invasive. Why? How? પ્લુરોડેસિસમાં આપણે થોરાકોટોમી ટ્યુબ દ્વારા ખાલી સ્ક્લેરોસિંગ એજન્ટ ઇન્જેક્ટ કરીશું અને એનાથી ઇન્ફ્લામેટરી રિસ્પોન્સ થશે અને સ્ક્લેરોસિસ થઈ જશે, જ્યારે પેલામાં આપણે ઇન્સિઝન કરીશું. हाँ, प्लूरेक्टोमी में the doctors put the incision, the surgeon puts the incision. Whether in pleurodesis, we just only create one hole जिसमें से हम thoracotomy tube insert कर देंगे, pleural space के अंदर sclerosing agent instill कर देंगे. So उसकी वजह से inflammatory reaction होगा, दोनों scleros होके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे. Okay,
Then we have seen empyema. What do we mean by empyema? In online students, what do we mean by empyema? Collection of pus. pus within pleural. Yes, collection of pus in the pleural cavity. वो pleural fluid normally कैसा होता है? क्लियर वाटरी होता है एकदम, विद नो स्मेल, बट पस की वजह से इंफ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वहां पर पस क्रिएट हो गया, तो पस की वजह से एकदम थिक हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, नॉट क्लियर एंड फाउल स्मेलिंग फ्लूइड होगा। सबसे कॉमन पल्मोनरी इन्फेक्शन, लंग एब्सेस, थोरेसिक सर्जरी करते वक्त प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज ना हो तो इनडायरेक्ट, मतलब कोई भी ऐसी रीजन है कि जिसकी वजह से बैक्टीरिया सीधा प्लूरल स्पेस में चले गए हैं, जो भी रास्ता मिला, तो फिर वहां पर एम्पाइमा हो जाएगा। एंड साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे एम्पाइमा होगा तो? इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, तो इन्फेक्शन के तो साइन एंड सिम्टम्स होंगे, फीवर, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्रोलैक्टिन, सीआरपी, ईएसआर एलिवेट हो जाएगा, देन टैकीकार्डिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा। सो ये सारे उसके तो साइन एंड सिम्टम्स हो गए, विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। सो चेस्ट पेन होगा, कॉफ होगा, डिज्निया होगा, पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, उसकी वजह से भी वेट लॉस भी होगा, पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस होगा, जनरल वीकनेस होगी, नाइट स्वेट्स होंगे, एंड जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें प्लूरल एक्सुडेट्स देखने को मिलेंगे एक्सरे में। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट जब इनहेल करता है तब भी पेन होता है, बिकॉज अंदर पस फॉर्मेशन हो गया है, इरिटेटेड है, सो इंस्पिरेशन के वक्त रब हो सकती है, तो तब भी पेन हो सकता है, प्लूरिसी भी हो सकता है इसमें। मेन इंटरवेंशन क्या होगी? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेन इंटरवेंशन क्या होगी? Online students, what will be the main intervention? एम्पाइमा क्यों होता है? इन्फेक्शन हाँ, तो मेन इंटरवेंशन क्या होगी? टू ट्रीट इन्फेक्शन, हाँ, तो क्या एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक देना है। यस, आईवी भी दे सकते हैं, और इन सीवियर केसेस जब ज्यादा है तो सीधा प्लूरल कैविटी के अंदर भी थोरेकोटोमी ट्यूब से हम इंस्टिल कर सकते हैं एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मेन होगी। फिर सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखेंगे, वाइटल्स, एसपीओ2 खास चेक करना है, रेस्पिरेटरी में एसपीओ2 खास चेक करना पड़ता है, वाइटल्स, रेस्पिरेटरी रेट, एसपीओ2। देन लंग साउंड मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को ज्यादा डिस्निया है तो फिर O2 देना है, हाई फाउलर्स पोजीशन देना है, कॉफिंग, डीप ब्रीथिंग करवाना है, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे। सो वो सारी ट्रीटमेंट होगी। पेशेंट को बोलना है कि चेस्ट को स्प्लिंट करे, बिकॉज पेन होगा पेशेंट, तो स्प्लिंट खुद से स्प्लिंट करेगा पीलो से, हाथ से, तो वो ज्यादा बेटर होगा। पेशेंट को थोरेसेंटेसिस करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो पस है उसका टेस्ट भी करना है, उसको खाली भी करना है लंग एक्सपांशन के लिए। सो वो थोरेसेंटेसिस करके हम पास सैंपल लैब में भेजेंगे, क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो पता चल जाएगा, एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करके हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं बाद में, एंड वो रिमूव भी करने के लिए थोरेसेंटेसिस करेंगे। एंड अगर प्लूरल थिकनिंग बहुत ज्यादा हो गया है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ है, एंड फिर वो थिक, बहुत अंदर के सेल्स थिक हो गए हैं, सो डॉक्टर फिर क्या करेंगे? Decortication. व्हाट इज दैट? उसमें क्या होगा? पैराइटल लेयर को निकालेंगे या विसरल लेयर को? कौन सा लेयर को निकालेंगे डॉक्टर? विसरल लेयर। કરવાના જે यस, સેલ્સ ને ફિબ્ર હોય છે એને આપણે રિમૂવ કરીએ ને માસ यस, नॉट पैराइटल, नॉट विसरल लेयर, जो बीच में जो मास फाइब्रिन कलेक्ट हो गया है, इंफ्लेमेटरी सेल्स जो कलेक्ट हो गए, उसको रिमूव करना है, तो फिर हम उसको बोलेंगे डिकॉर्टिकेशन। फिर हमने देखा प्लूरिसी, मतलब आइडियली प्लूरिसी का मतलब क्या होता है?
प्लूरिसी का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरिसी? જ્યારે વિસરલ ને પેરાઇટલ મેમ્બ્રેન રબ થશે ને જે પેન થાય એને પ્લુરિસી કહેવાય. यस. सो जब इन्फ्लामेशन की वजह से या इरिटेशन की वजह से जो मेम्ब्रेन्स रब हो रही है और जो पेन हो रहा है, जो चेस्ट पेन हो रहा है, उसको प्लूरिसी बोलते हैं. बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते प्लूरिसी मतलब चेस्ट पेन तो हार्ट अटैक एमआई उसमें भी होता है, बट बोथ आर डिफरेंट. ये प्लूरिसी स्पेशल पेन है जब मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, तभी प्लूरिसी होता है. सो जब भी इन्फ्लामेशन हो जाता है पर मेम्ब्रेन्स जो है प्लूरल मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स. પ્લુરિસી इन्फ्लामेशन प्लूराइटिस बोलते हैं एंड उसका स्पेसिफिक साइन है प्लूरिसी. सो समटाइम्स प्लूरिसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, इन्फ्लाम हो गई है तभी प्लूरिसी हुआ है. सो इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्यों होता है? इन्फेक्शन की वजह से होगा या इन्फेक्शन की वजह से. न्यूमोनिया इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है. ओके. सो प्लूरिसी एक साइड पर हो सकता है एंड सबसे कॉमन लोअर लेटरल साइड पे सबसे ज्यादा है. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? जब पेशेंट डीप ब्रीथिंग मतलब इनहेलेशन करेगा, कॉफिंग करेगा तो एकदम शार्प थ्रॉबिंग पेन होगा. थ्रॉबिंग पेन मतलब किसी ने नाइफ ऐसे मारा हो, ऐसे सडन शार्प पेन होता है. पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, पेन होगा तो सडनली वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा. सो डिस्निया होगा. अब पेशेंट डीप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है तो ब्रीथिंग उसका कैसा होगा? पेशेंट डीप ब्रीथ करता है तो पेन होता है, तो ब्रीथ कैसे करेगा वो फिर? सॉरी, સેલો સેલો शैलो રેસ્પિરેશન. हाँ, शैलो ब्रीथिंग करेगा पेशेंट. एंड जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप से तो हमें सुनाई देगा कि जो दोनों मेम्ब्रेन्स है वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन हो रही है, रब हो रही है. सो वो हमें सुनाई देगा. इंटरवेंशंस क्या करेंगे? वी डोंट नो इन्फ्लामेशन हुआ है बट क्यों हुआ है. ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है कि इन्फेक्शन की वजह से. सो पहले हमें कॉज आइडेंटिफाई करना होगा, जो भी कॉज है उसको ठीक करना होगा. अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो वो ब्लड सर्कुलेशन हमें इंप्रूव करना होगा. क्या हुआ है वहां पर? कुछ क्लॉट है, फाइब्रस हो गई है, वेसल्स, क्या प्रॉब्लम है वो हमें आइडेंटिफाई करके वो ठीक करना होगा. अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देना होगा. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉज हमें वो कॉज ट्रीट करना है. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे. पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देंगे कि पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर पाए, डीप ब्रीथिंग कर पाए, कॉफिंग कर पाए. देन पेशेंट को वहां पर इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हम हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं. इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जब तक आप कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तब तक हमें इन्फ्लामेशन सप्रेस करना है. तो क्या दे सकते हैं हम? To suppress the inflammation, it is not written here but you have to think like that. No, I'm not talking about therapy medications. नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन तो हम देंगे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, बट फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन में क्या कर सकते हो टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन? एनाल्जेसिक से पेन कम होगा, इन्फ्लामेशन कम. कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं कि जिससे इन्फ्लामेशन कम हो. सो ऑल दिस कैन वी कैन डू. सो जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये 6 ही ऑप्शंस में से कुछ भी होगा. अलग भी ऑप्शंस हो सकते हैं दैट वी हैव नॉट स्टडीड, बट यू हैव टू थिंक whether we can do this intervention in this patient or not. So ऐसे सोचना है, जरूरी नहीं है कि ये 6 ही इंटरवेंशन हो. यू हैव टू थिंक इन अ वास्ट डायमेंशन. आपको दूसरे डायमेंशंस भी फिगर आउट करने होंगे. यू हैव टू थिंक लाइक दैट. फिर हमने देखा था पल्मोनरी एम्बोलिज्म. मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब pulmonary circulation. Online students, what is pulmonary embolism? Online students, what is pulmonary embolism? ડીપ વેનમાં જે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયું છે જે ડિટેચ થઈને રાઈટ સાઈડ તરફ ટ્રાવેલ કરશે અને પલ્મોનરી આર્ટરીની બ્રાન્ચમાં લોસ થઈ જશે. यस. सो बॉडी में कहीं पर भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो डिस्लॉज हो जाए, डिटैच हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे एम्बोलस. अब वो एम्बोलस ट्रैवल करते करते पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा एंड वहां पर जाके स्टक हो जाएगा.
तो हम उसको बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एक तो थ्रोम्बस हो सकता है, दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड, तीसरा एयर। एयर, देन फैट एंड कैथेटर। सो ये सारी चीजें स्टक हो सकती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। सब वो डिपेंडिंग ऑन द साइज, इट कुड बी मैसिव, सबमैसिव एंड लो रिस्क पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जिसको भी डीवीटी का प्रॉब्लम है ज्यादा, जो ओबेज है, लॉन्ग टर्म से बेड रिडन है, सर्जरी की है सो इसी वजह से बेड रिडन होना पड़ा है, प्रेग्नेंट है, हार्ट फेलियर है उसको, यस आई हैव टोल्ड यू व्हाई हार्ट, ओके हार्ट फेलियर वाले में क्यों रिस्क ज्यादा है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, बोलो। जिसको हार्ट फेलियर का है, देन हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एक बार हिस्ट्री रह चुकी है, जो एस्ट्रोजन थेरापी ले रहा है लॉन्ग टर्म से, तो इन सब को एम्बोलिज्म का रिस्क है, बिकॉज इन सबको थ्रोम्बस का रिस्क है, एंड ड्यू टू दैट थ्रोम्बस एम्बोलिज्म का भी रिस्क बढ़ जाएगा। व्हाई हार्ट फेलियर एंड एस्ट्रोजन थेरापी? इन हार्ट હાર્ટ फेलियर, ફેલિયરમાં हाँ हाँ બોલો બોલો। હાર્ટની જે પમ્પિંગ એબિલિટી છે એ અફેક્ટ થશે, એના લીધે જે ઓવરઓલ બ્લડ ફ્લો છે એ રિડ્યુસ થઈ જશે અને વેઇનમાં કન્જેશન થશે, એના લીધે ડીપ વેઇનમાં બ્લડ ક્લોટ્સ થશે અને ડિસ્પ્લસ થઈને પછી પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ। हाँ यस एग्जैक्टली। जब हार्ट फेलियर हो जाता है तो अच्छे से ब्लड सर्क्यूलेट नहीं हो पाता है ड्यू टू स्टेगनेंट ब्लड, वहां पर पुलिंग होने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन ज्यादा होता है। अनदर, जब वो कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसमें भी हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, इट ओनली वाइब्रेट्स, सो वहां पर भी क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क है एंड इट कुड इजीली गेट इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन थेरापी। एस्ट्रोजन थेरापी में व्हेन आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन यू वर्ल्ड, ये मैंने जब स्टडी किया था तब मेरे से ये पॉइंट स्किप हो गया था, मुझे याद नहीं था, बट मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था, तब से मुझे याद रह गया है कि एस्ट्रोजन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क है। चलो टेल मी। થેરાપી લેતી હોય ત્યારે ક્લોટિંગ પ્રોડક્શન એનું ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને નેચરલી જે એન્ટીકોગ્યુલેન્ટ બનવું જોઈએ એ ડિક્રીઝ એના લીધે ખરું। Okay, online students, tell me, if a person who is taking, female especially, who is taking estrogen containing therapy, तो बोलो चलो। जब भी कोई पर्सन एस्ट्रोजन थेरापी लेता है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, ड्यूरिंग दैट एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, उसने बाहर से लिया है, सो उसकी वजह से ड्यूरिंग दैट पीरियड जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड क्लॉटिंग होना इंक्रीज हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। मतलब ब्लड क्लॉट है वो बूस्ट हो जाता है एंड क्लॉट का जो ब्रेक डाउन होना चाहिए वो कम हो जाता है, सो उसकी वजह से बॉडी में क्लॉट्स फॉर्मेशन बढ़ जाएंगे एंड उसको रिस्क है थ्रोम्बस होने का। एंड अब थ्रोम्बस होने का रिस्क बढ़ेगा तो वो थ्रोम्बस कभी भी डिसलॉज हो सकती है। एंड जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखकर होगा कि पेशेंट वाज ऑन एस्ट्रोजन थेरापी, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, मेरा ऑप्शन ऐसा था, अ फीमेल टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर लॉन्ग टाइम, सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिखा था, उस पर से आइडिया लगाना था कि हाँ ये उसका रिस्क है। सो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, बट यू हैव टू थिंक दैट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन थेरापी होती है। ओके, जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है तब उसमें से फैट एम्बोलाई होगा, एमनियोटिक फ्लूइड हमने वो कंप्लीट किया था ओबीजी में, तो वो सब है। ट्रीटमेंट क्या है, पहले तो ट्रीटमेंट तो हम करेंगे नो डाउट, बट वो बहुत ही इमर्ज फैटल कंडीशन है, सो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन को थ्रोम्बस का रिस्क ज्यादा है, सो व्हाई टू टेक अ चांस, उसको चांस लेना ही नहीं है, पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करो, पहले से ही उसको एंटीकोएगुलेंट थेरापी पर रख दो तो वो क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाए। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स बोलो।
ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द क्लासिकल साइन जिससे आपको पता चल जाएगा पेशेंट इज फॉर श्योर सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी एम्बोलिज्म? चलो बोलो। सडन चेस्ट पेन, सडन चेस्ट पेन, सडन डिजीज, ये क्लासिकल साइन है। दूसरे साइंस भी होंगे। सडन चेस्ट पेन, सडन डिजीज, डिजीज होगा तो हाइपोटेंशन होगा, एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म टेकिनिया टेकिकार्डिया वो होगा। सो ये पूरी एक साइकिल ऐसे याद रखनी है। देन पेशेंट सांस नहीं आ रही है तो पेशेंट एकदम रेस्टलेस एप्रीहेंसिव हो जाएगा। समटाइम्स वो कैपिलरी रप्चर हो सकती है तो पिंक स्पुटम होगा, मतलब ब्लिंक ब्लड पिंक स्पुटम होगा, या तो ज्यादा होगा तो हिमोप्टिसिस ब्लड इन स्पुटम। चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, कॉफ, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको वीजिस एंड क्रैकल्स सुनाई देंगे। साइनोसिस हो जाएगा, पेशेंट डायफोरेटिक हो जाएगा, नेक वेन्स डिस्टेंड हो जाएगी बिकॉज सर्कुलेशन आगे नहीं जा पा रहा है। एंड डिज्निया होगा, एंजाइनल एंड प्यूरिटिक पेन होगा जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तब। देन पेशेंट को फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम होगा। व्हाट इज दिस फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट इज? पैनिक थवाનું છે એનો ફીલ થશે. पेशेंट को फील होगा कि कुछ बहुत खराब होने वाला है, शायद मैं मरने वाला हूँ, पेशेंट को ऐसा फीलिंग आएगा, दैट इज फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। देन हाइपोटेंशन, पेटिकी होगा ड्यू टू दैट रप्चर, पेटिकी होगा ओवर द चेस्ट एंड एक्सिला। शैलो रेस्पिरेशन होगा, टेकिपनिया टेकिकार्डिया होगा। अब आपको पता चल गया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। चलो एक पेशेंट के पास गए आपने, पेशेंट ने कंप्लेन की मुझे अचानक से डिज्निया हो गया, आपने वाइटल से लिया, उससे आपको पता चल गया कि पेशेंट को हो गया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। व्हाट यू विल डू, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Online students, what will be their first step? First step क्या होगा? Call the PHCP or rapid response team. रैपिड रिस्पॉन्स टीम, That will be your first step. पोजीशन फर्स्ट, Position first step. कौन से position दोगे? आई फॉलो, Okay, but I am saying we have to give left lateral with Trendelenburg. ओनली एम्बोलिज्म હશે તો हाँ, so वो air embolism है तभी देनी है, बाकी elevate Fowler's position देनी है। फिर वो position देके immediately we have to inform the rapid response team and PHCP. Can you leave the patient? आप उसको inform करने कैसे जाओगे? कॉल फॉर हेल्प, वी Call for कांट, help. Yes, in emergency situations we cannot leave the patient alone. हमें किसी को बुलाना है, उनको बोलना है कि इन्फॉर्म करे, पीएचसीपी को बुलाए, रैपिड रिस्पांस टीम को बुलाए। अगर वहां पर जैसे कोड ब्लू एक्टिवेशन का सिस्टम हो तो वो करना है, बट पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। वो सब हो रहा है तब तक पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, ट्रीटमेंट के लिए रेडी कर देंगे, सो एवीजी प्रिपेयर करके रखेंगे। देन लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, देन हिपेरिन थेरेपी के लिए, वो सब कुछ हम रेडी करके रखेंगे। पेशेंट के वाइटल्स भी चेक करते रहना है कि ज्यादा डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहा है। जब तक वो आ नहीं रहे तब तक वो इमीडिएटली टीम आ जाएगी, बट इट विल नॉट टेक मच टाइम, बट तब तक आपने ये सब कर लिया। देन पेशेंट को कंफर्ट भी करना है। पेशेंट जितना ज्यादा एंशियस हो जाएगा उतना ज्यादा डिस्निया बढ़ता रहेगा। सो वी हैव टू काम डाउन द पेशेंट, डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, नहीं होगा आपको कुछ ऐसा, आपको उसको काम डाउन करना है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना है। फिर आपने पेशेंट को बचा लिया तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है कि ऐसे इवेंट हुआ था, आपने ये इंटरवेंशंस ली, एंड नाउ द पेशेंट इज स्टेबल, कितने वाइटल्स है, क्या है आउटकम, आपको लिखना होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज दिस इमरजेंसी सिचुएशन। नेक्स्ट हमने देखा था हिस्टोप्लाज्मोसिस। व्हाट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस? ओके, एंड इट इज सिमिलर टू ब्रश के दो। न्यूमोनिया, Yes, so histoplasmosis is similar to pneumonia, same होता है, but the difference is pneumonia is caused by bacteria, whether histoplasmosis is caused by फंगल, fungus. Yes, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, अंडे होते हैं, उससे होता है। एंड वो कहाँ पर होते हैं फंगल स्पोर्स? सॉइल कैसे कंटामिनेट हुई? blood droppings.
बर्ड ड्रॉपिंग इसमें सबसे ज्यादा होता है, यस। सो इट इज अ पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। वो ट्रांसमिशन होगा कैसे, जब हमने वो इनहेल किया, वो जो बर्ड ड्रॉपिंग है सॉइल में गिरी, सॉइल इन्फेक्टेड हो गई और वो ही स्पोर्स हमने इनहेल कर दिए, तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम सेम न्यूमोनिया जैसे ही होंगे, वो सारे सिम्टम सेम है न्यूमोनिया जैसे। आपको क्रैकल्स सुनाई देगा, पेशेंट को वेट कफ होगा, स्पूटम निकलेगा, वो सब न्यूमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स। जब आप स्किन टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए। एग्लूटिनेशन टेस्ट मतलब एंटीजन एंटीबॉडी भी निकलेगी बिकॉज पेशेंट इन्फेक्टेड है। एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी इसमें देखने को मिलेगा। इंटरवेंशंस मेन क्या होगी हिस्टोप्लाज्मोसिस में? Online students, what will be the main intervention? एंटीफंगल। एंटीफंगल मेन होगा, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, वाइटल्स एसपीओ2 चेक करेंगे, एसपीओ2 वाइटल्स में ही आ गया, सो खास करके एसपीओ2 चेक करेंगे, डिस्निया है तो ऑक्सीजन देंगे, ब्रीथ साउंड चेक करेंगे, क्रैकल स्वीजिंग हो सकता है, एंटी एमेटिक्स, एंटी हिस्टामाइन, एंटीपायरेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो सब हम दे सकते हैं। एंटीफंगल फंगिसिडल, हाँ जब भी फंगिसिडल दे रहे हैं तो एक काम और बढ़ गया, व्हाट इज दैट? Online students, whenever we are using antifungal fungicidal medication, एक काम हमारा बढ़ जाता है, what is that? We have to monitor for रीनल renal impairment, nephrotoxicity, renal function test, creatinine, BUN, सारे ये renal test हम कर देंगे। सब वो हमें पता चल जाएगा कि कैसा है, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे वो सब। पेशेंट को ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, कॉफिंग के लिए एनकरेज करना है, हाई फाउलर्स या सेमी फाउलर्स पोजीशन देनी है। पेशेंट को बोलना है कि जब भी आप ऐसे ब्रेन और चिकन कूप को स्वीप करते हो, झाड़ू लगाते हो, तो एटलीस्ट मास्क पहनो कि आपको स्पोर्ट्स इनहेल ना कर दो ऐसी जगह पर, आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है तो फिर मास्क पहन के रखो, डोंट टेक रिस्क। सो ये सब आप पेशेंट को सिखा सकते हो। फिर हमने देखा सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस मतलब ओके, उसमें होता क्या है? सेल, हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सार्कोइडोसिस? Online students, what do you mean by sarcoidosis? It is autoimmune disorder which is directly attack to our lung cells. Okay, होता क्या है after autoimmune attack? Sclerosis जैसे inflammatory reactions ना लीजिए। हाँ, inflammatory reaction होगा और वहां पर मास फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पेशली एपिथेलियोइड सेल्स के ट्यूबरकल्स बन जाएंगे लंग्स में। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें पता नहीं है कि क्यों हमारी इम्यूनिटी ऐसे अटैक कर देती है और क्या होता है, बट हमने ऐसा देखा है कि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं ऐसे पेशेंट का, तो कुछ पेशेंट्स के ब्लड में एप्स्टीन बायर वायरस भी नोट मिलता है हमें। सो इट कुड लिंक टू द सार्कोइडोसिस, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे उसके? नाइट स्वेट होगा, चेस्ट पेन, फीवर, वेट लॉस, कॉफ, डिजनिया, स्किन की भी नोड्यूल्स होगी, वो जॉइंट्स भी। ऑटो इम्यून डिजीज है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लंग्स अफेक्ट होंगे, दूसरी भी चीजें अफेक्ट हो सकती है। एक टेस्ट करते हैं हम स्पेशली सार्कोइडोसिस के लिए, व्हाट इज दैट टेस्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि आपके पास एक पेशेंट आया, नाइट स्वेट, चेस्ट पेन और वो सब कंप्लेन लेके आया, उससे आपको पता नहीं चला बिकॉज बहुत सारी कंडीशंस में ये सेम कॉमन सिम्टम्स होंगे, बट क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा कि पेशेंट केम विद द कंप्लेन ऑफ एक्स वाई जेड दिस एंड दिस एंड देयर इज अ पॉजिटिव केविम टेस्ट, तो आपको उतना क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विच कंडीशन। तो जो सार्कोइडोसिस के लिए टेस्ट है उसको हम बोलते हैं केविम टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव है मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सार्कोइडोसिस। क्या होता है केविम टेस्ट में? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय केविम टेस्ट?
સાર્કોઇડ એન્ટીજન ઇન્ટ્રાડર્મલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે અને જો ત્યાં નોડ્યુલ ફોર્મેશન ને એવું થાય તો ઇટ્સ મીન્સ કે પોઝિટિવ છે. पॉजिटिव, यस. सो दैट इज कॉल्ड एज क्वेम टेस्ट. इंटरवेंशंस क्या करेंगे? हमें पता है कि ऑटो इम्यून है, तो ऐसा कोई दवाई नहीं है कि हमारे इम्यून सिस्टम को लाइक वो रिप्लेस कर दे, तो हमें उसको कम करना है, उसकी एक्टिविटी को कम करना है, इन्फ्लामेशन कम करना है. सो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे टू कंट्रोल द सिम्टम्स, टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाए. देन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो सब करेंगे, टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, फीवर है तो फिर देंगे एंटीपायरेटिक, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे, पेशेंट को बोलेंगे फ्रीक्वेंटली रेस्ट करते रहे एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, न्यूट्रिशियस मील लेते रहना. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No. ओके, सो यस और नो? So is someone having a doubt? किसी ने yes बोला? Okay, so let's start with occupational lung disease. Occupational lung disease, ये हेडिंग सुन के आपको क्या हो रहा है दिमाग में? स्ट्राइक बोलो. ऑक्यूपेशन का मतलब क्या? What do? જે જગ્યાએ કામ કરતા હોય और क्लियरली वर्क. हमारा जो काम है उसको हमें ऑक्यूपेशन बोलते हैं. व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर जॉब? सो उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं. सो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज मतलब કોઈ જગ્યાએ કામ કરતા હોય જેના લીધે લંગ્સ ને અફેક્ટ થાય ને લંગ્સ ડિસીઝ થાય. यस, ऐसे कुछ ऑक्यूपेशन की वजह से पेशेंट के लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज बोलते हैं. सो इसमें तो सिर्फ आपको ब्रीफली दे दिया है, बट एक एक डिजीज कंडीशन डिटेल में होती है, बट वो इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है. सो let's see about briefly what is occupational lung disease. It is caused by exposure to environmental or occupational fumes, dust, vapor, gases, bacteria, fungal antigens and allergens. कोई पर्सन ऐसे ऑक्यूपेशन में है जहां पर उसको जो लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, वैसे एनवायरमेंटल या ऑक्यूपेशन के फ्यूम्स लेने पड़ रहे हैं, डस्ट के एक्सपोजर में आ रहा है, वेपर्स के कुछ गैसेस जो हार्मफुल है, फिर बैक्टीरियल और फंगल एंटीजेंस के कांटेक्ट में, या कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स है. एलर्जन फैक्टर्स बहुत सारे हैं, हमने आगे ही टेबल में देखा था एस्मा में. सो ऐसे कोई भी एलर्जन के बार बार एक्सपोजर में आ रहा है, सो ऐसा कुछ उसका ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से उसके लंग्स डैमेज हो रहे हैं. इट कैन रिजल्ट इन एक्यूट रिवर्सिबल इफेक्ट्स और क्रोनिक लंग डिजीज. इनिशियली ऐसी जगह पर काम करने से उसके लंग डिजीज हो गए, बट दैट वुड बी एक्यूट. फिर वो बढ़ता ही जाएगा तो धीरे धीरे वो क्रोनिक हो जाएगा. एक्यूट में से कोई भी कंडीशन क्रोनिक जा सकती है. एक्यूट इज रिवर्सिबल बट क्रोनिक इज नॉट रिवर्सिबल. एक बार क्रोनिक हो गया फिर उसको उसके ही साथ जीना पड़ेगा. सो ये जो एक्सपोजर हुआ पेशेंट का, जो भी पर्सन है उसके ऑक्यूपेशन में ये सारे एक्सपोजर हुए, उसकी वजह से उसको एक्यूट रिवर्सिबल इफेक्ट्स होंगे स्टार्टिंग में, बट अगर वो बढ़ता ही गया तो उसके अंदर से क्रोनिक लंग डिजीज भी हो सकता है. There are so many diseases, occupational lung disease. The common disease classifications include occupational asthma, pneumoconiosis. पेशेंट क्या ऑक्यूपेशन की वजह से उसको ये होता है, जिसमें हम ऐसा भी बोलते हैं सिलिकोसिस. उसको कोल माइनर्स डिजीज भी बोलते हैं, ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम है. ऑक्यूपेशनल एज्मा, न्यूमोकोनियोसिस उसका नाम है, उसका अनदर नेम है सिलिकोसिस, बिकॉज सिलिका डस्ट वहां पर ज्यादा होता है. कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पर पेशेंट बार बार सिलिका डस्ट से एक्सपोज हो रहा है तो सिलिकोसिस बोलेंगे. देन जो कोल माइंस, तो उसको कोल माइनर्स लंग डिजीज बोलते हैं, या तो ब्लैक लंग डिजीज बोलते हैं, बिकॉज कोल के जो डस्ट है वो इनहेल करने की वजह से, एंड उसमें सिलिका बहुत ज्यादा होता है. सेकेंड है डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस. एक डिजीज का नाम है जो ऑक्यूपेशन की वजह से होता है, उसका अदर नेम है एस्बेस्टोसिस. एस्बेस्टोसिस मतलब जो एस्बेस्टोस है वो एक डस्ट जैसा होता है, वो इनहेल करने की वजह से होता है. देन टाल्कोसिस, टाल्क इनहेलेशन की वजह से टाल्कोसिस होता है. बेरिलियोसिस, बैरिल जो होता है वो इनहेलेशन करने की वजह से बैरिलियोसिस होता है. देन एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, एल्वियोलाई में भी डैमेज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फार्मर्स लंग. जो फार्मर्स, जो आपने देखा होगा जो थ्रश क्लीनिंग सेपरेशन के वक्त बहुत डस्ट निकलता है उसमें से, जो ग्रेन्स के जो ऊपर के लेयर हम निकाल देते हैं, ब्रांच जिसको बोलते हैं, तो वो डस्ट की वजह से फार्मर्स लंग, बर्ड फ्रेंसियर्स लंग और मशीन ऑपरेटर लंग,
सो उसमें से जो जस्ट निकलता है पेशेंट इनहेलेशन की वजह से उसके एल्वियोलाइज भी डैमेज हो जाएगी। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो ये इतने ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हो सकते हैं। असेसमेंट फाइंडिंग डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज कंडीशन है। सिलिकोसिस में अलग होगा, कोल माइनर्स में, एस्बेस्टोसिस, टैल्कोसिस में सिमिलर होंगे बट कुछ कुछ सिम्टम्स अलग होंगे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज के सेम साइन एंड सिम्टम्स है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लंग डिजीज एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम। कौन से सिम्टम है, कौन सा डिजीज है, उसके ऊपर साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग होंगे। इंटरवेंशन भी ऐसी ही होगी। अगर सिलिकोसिस हुआ है तो सिलिका डस्ट अवॉइड करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी है। एस्बेस्टोसिस है तो एस्बेस्टोस अवॉइड करना है। सो इंटरवेंशन भी वो ही है कि जो है उसको उससे दूर रहना है। सो प्रिवेंशन थ्रू द यूज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं उनको सिखाना है कि N95 अच्छे सर्जिकल मास्क इसमें काम नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं कि एक दो बार ही एक्सपोजर हो रहा है, उनको तो पूरी लाइफ टाइम वहां पर काम करना है। सो उनको N95 अच्छे रेस्पिरेटर वाला मास्क, हायर रेस्पिरेटर वाला मास्क चाहिए होगा कि जिससे वो सब इनहेल ना कर दे। एंड ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एक्सपीरियंस बाय द क्लाइंट। जो भी उसके सिम्टम्स है उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। सो उसकी इंटरवेंशन ये ही होगी डिपेंडिंग ऑन द डिजीज कंडीशन। एनी डाउट टिल दिस? यस और नो? ओके, सो लास्ट कंडीशन है टीबी, वो सबसे लेंदी है। सो हम ब्रेक के बाद एक कंडीशन देखते हैं टीबी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय टीबी? बहुत सुना होगा टीबी के बारे में। तो टीबी क्या है? Bacterial infection that affects lung. ओके, इट इज अ acute bacterial respiratory infection caused by mycobacterium tuberculosis and it is highly contagious. टीबी में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है टीबी के लिए? कॉन्टैक्ट, एंटेरिक, ड्रॉपलेट की एयरबॉर्न? Airborne. एयरबॉर्न। टीबी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज हाईली कम्युनिकेबल। दो इट इज caused by bacteria but वो contagious है। So let's study about TB. TB is highly communicable disease caused by Mycobacterium tuberculosis. M tuberculosis वो बैक्टीरिया कैसा है? वो नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर्युलेटिंग है, उसके स्पोर्स नहीं बनते हैं, वो सिर्फ डिवाइड होता है। इट इज नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर्युलेटिंग, एसिड फास्ट रॉड, रॉड जैसा बैक्टीरिया होता है। ऐसे ऐसा होता है वो बैक्टीरिया शेप में, ऐसे द बैक्टीरिया इज लाइक दिस, ऐसा बैक्टीरिया होता है, सिंपल। एंड वो नॉन मोटाइल होता है, ऐसे मूव नहीं कर सकता। एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ऐसे आपने देखा होगा एसिड फास्ट बैक्टीरिया, नॉन एसिड फास्ट। तो एसिड फास्ट रॉड जैसा बैक्टीरिया होता है विच सिक्रीट्स नियासिन, उसका काम है नियासिन सिक्रीट करना। व्हेन दिस बैसिलस रीचेस अ ससेप्टेबल साइट इट मल्टीप्लाइज फ्रीली, जब उसको उसकी फेवरेबल साइट मिल जाती है फिर वहां पर वो अच्छे से फ्रीली मल्टीप्लाई होता रहेगा, एक में से दो, दो में से चार, ऐसे वो होता ही रहेगा। बिकॉज एम ट्यूबरक्यूलोसिस इज एरोबिक बैक्टीरिया। आपने स्टडी किया होगा बायोकेमिस्ट्री में कि एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक, ऐसा एनएरोबिक बैक्टीरिया CO2 में ग्रो होते हैं, एरोबिक ऑक्सीजन में। सो ये एम ट्यूबरक्यूलोसिस है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है। सो एरोबिक है तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा वहां पर उसका ग्रोथ ज्यादा। So it primarily affects the pulmonary system, especially the upper lobes where the oxygen content is highest. But it can also affect over other areas of the body such as brain, intestine, peritoneum, kidney, joints and liver. ये बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया है। सो उसको डिवाइड होने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है, वहां पर ही वो ग्रो हो पाएगा। सो वो जहां पर ज्यादा है ऑक्सीजन वहां पर सबसे ज्यादा रहता है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके भी अपर लोब्स में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो वहां पर वो ज्यादा होता है। लंग्स सबसे कॉमन अफेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग्स में हो सकता है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड सप्लाई जाता है, तो कभी कभार ब्रेन में भी टीबी हो सकता है, इंटेस्टाइन का भी टीबी, पेरिटोनियम का, किडनी का, जॉइंट का, लीवर का, सब जगह का टीबी हो सकता है। An exudative response causes a non-specific pneumonitis and development of granulomas in the lungs. अब जैसे ही बैक्टीरिया आएगा
हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो एक्सुडेटिव रिस्पॉन्स इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एक्सुडेटिव रिस्पॉन्स होगा जस्ट लाइक न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है, जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेस और वो सब वहां पर आ जाते हैं एंड वो वहां पर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो एक फ्लूइड म्यूकस जैसा बन जाता है। तो सेम जब टीबी इन्फेक्शन होगा तब भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से एक्सुडेटिव रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो वो एक न्यूमोनाइटिस क्रिएट करेंगे, न्यूमोनिया जैसा क्रिएट करेंगे एंड फिर वहां पर ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, ग्रेन्यूलोमा बन जाएंगे लंग्स की टिश्यू के अंदर। टीबी हैज एन इंसीडियस ऑनसेट। इंसीडियस मतलब एक मूवी का भी नाम है इंसीडियस। व्हाट यू मीन बाय इंसीडियस? सॉरी। Over a period of time, suddenly. ओके, धीरे 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 वो हो रहा है और पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा। अंदर से पेशेंट का लंग्स खराब हो रहे हैं, पेशेंट को जल्दी पता भी नहीं चल रहा है, जब ज्यादा हो जाता है तब उसको पता चलता है। सो इट इज इंसीडियस। सो टीबी इज एन हैज एन इंसीडियस ऑनसेट। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ग्रो होता जाएगा विदाउट साइन एंड सिम्टम्स, ग्रेजुअली धीरे धीरे। एंड मेनी क्लाइंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ सिम्टम्स until the disease is well advanced. That is why it is called as insidious. Insidious का मतलब ही ऐसा होता है कि धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे आपको खा जाएगा अंदर से, बट पता नहीं चलेगा कि ये हो रहा है। सो सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब वेल एडवांस डिजीज स्प्रेड हो जाता है तब दिखते हैं। Improper or non-compliant use of treatment programs may cause the development of mutation in tubercle bacilli. अगर पर्सन अच्छे से improperly ट्रीटमेंट ले रहा है या तो compliant नहीं है, रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ट्यूबरकल बैसिलाई है उसके म्यूटेशंस हो जाएंगे, अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ टीबी, एमडीआर टीबी हो जाएगा। फिर टीबी में से एमडीआर टीबी हो जाएगा। अब वो जो टीबी है उसको बहुत सारी ड्रग से रेजिस्टेंस हो गया है, अब उसको कोई भी ड्रग असर नहीं कर रही है, उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है। Now the goal of the treatment is to prevent the transmission, control the symptoms and prevent the progression of disease. जब भी कोई पर्सन को टीबी होता है, हमारा मेन गोल क्या होता है, वी डोंट वांट कि अदर पर्सन्स को हो, बिकॉज वो एयरबॉर्न है, उसके सिम्टम्स भी हमें कंट्रोल करने हैं एंड वी डोंट वांट कि ये पर्सन को भी टीबी प्रोग्रेस हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, हमें उसको ठीक करना है। दैट इज अवर मेन गोल। Okay. So risk factors. TB किसको होगा? What are the risk factors? Let's see box 51.8. जो चाइल्ड है which is younger than 5 years of age, उसको रिस्क ज्यादा है बिकॉज चाइल्ड के पास उतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं होती, इसीलिए। सो चाइल्ड को सबसे ज्यादा रिस्क है। Who drinks unpasteurized milk of cow if infected with bovine tuberculosis? बोवाइन मतलब कैटल की बात हो रही है, काउ बफेलो वो सब है, उसको हम बोवाइन बोलते हैं। जैसे पिग को स्वाइन, बर्ड्स को एवियन। जो कैटल्स है, काउ बफेलो, और उसको हम बोवाइन बोलते हैं, तो उनको भी टीबी है, बोवाइन में भी टीबी होता है। सो काउ इज ऑलरेडी अफेक्टेड विद टीबी एंड उसका ही आप अनपेस्चराइज मिल्क पीते हो विदाउट बॉइलिंग इट, आप पीते हो तो आपको भी टीबी हो सकता है। होमलेस इंडिविजुअल्स और दोज फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ रेफ्यूजी ग्रुप, जिसकी होमलेस है, वो घर पे नहीं रहता है, बाहर रहता है, जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, माइनॉरिटी ग्रुप में से है, रेफ्यूजी ग्रुप में से है, तो भी उनको टीबी होने का रिस्क ज्यादा है। इंडिविजुअल्स इन कांस्टेंट फ्रीक्वेंट कांटेक्ट विद अनट्रीटेड एंड अनडायग्नोस्ड इंडिविजुअल्स। कोई पर्सन है जिसको टीबी है, या तो उसने ट्रीटमेंट नहीं ली या तो उसका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, अगर कोई उसके कांटेक्ट में फ्रीक्वेंटली आता रहेगा तो दूसरे को भी हो जाएगा। इंडिविजुअल्स लिविंग इन क्राउडेड एरिया सच एज लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, प्रिजन्स, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज, डॉर्मिटरीज, हॉस्टल्स, जहां पर क्राउडेड एरिया में जो लोग रहते हैं, क्राउड रीजन्स में रहते हैं, वहां पर भी सबसे ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। ओल्डर क्लाइंट में भी टीबी के रिस्क सबसे ज्यादा है। इंडिविजुअल्स विद माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, इम्यून डिसफंक्शन और एचआईवी इन्फेक्शन, और इम्यूनोसप्रेस क्लाइंट एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन थेरेपी। सो जो पेशेंट ऑलरेडी माल नरिश्ड है, उनको इन्फेक्शन है ऑलरेडी कोई चीज, किस चीज का, उसकी इम्यूनिटी अच्छे से काम नहीं कर रही, उसको एचआईवी है, एड्स है,
या तो इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन की वजह से, हमने एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमने इम्यूनिटी उसकी जानबूझकर डाउन की है, सो ये सारे पेशेंट्स को भी हो सकता है। इंडिविजुअल्स हु अब्यूज अल्कोहल और आईवी ड्रग यूजर्स, जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, आईवी ड्रग यूजर्स है, हिस्ट्री ऑफ पास्ट एक्सपोजर, ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, पहले भी टीबी का एक्सपोजर हुआ है या तो ऐसी कोई कंट्री में गया है पेशेंट, सो उनको भी रिस्क ज्यादा है। टीबी इज हाईएस्ट इन इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रिस्क है। सो वेन एवर यू फ्लाई टू अदर कंट्रीज, टीबी का टेस्ट बहुत कंपलसरी होता है, बिकॉज टीबी इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस है एंड दे डोंट वांट कि इंडिया से कोई टीबी लेकर वहां पर जाए, सो हमारा टीबी का टेस्ट कंपलसरी होता है। सो ट्रांसमिशन होगा कैसे, मेन है एयरबोर्न, सो बाय द एयरबोर्न रूट बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बट हमें एयरबोर्न ही याद रखना है। ओनली रिमेंबर ट्रांसमिशन इज डन बाय एयरबोर्न रूट। When an infected individual cough, laughs, sneeze, or sings, droplet nuclei containing tuberculosis bacteria enter the air and may be inhaled by others. जब टीबी वाला पर्सन होता है, वो ये कुछ भी करेगा, उसके बैक्टीरिया हवा में आ जाएंगे और वो हवा में फ्री फ्लोट कर सकते हैं। सो कोई पर्सन वो ही गंदी इन्फेक्टेड हवा इनहेल करेगा तो उसको हो जाएगा। Identification of those in close contact with the infected individual is important so that they can be tested and treated as necessary. Yes. जैसे कोविड में एक पर्सन कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको पूछते हैं लास्ट 14 डेज में आप कितने लोगों से मिले थे, सबका टेस्ट करते हैं। सो जस्ट लाइक कोविड, टीबी में भी ऐसा होता है, जो भी उसके क्लोज कांटेक्ट में आया होगा सबका टेस्ट करना पड़ेगा और अगर पॉजिटिव आता है तो सबको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी हमें। When contacts have been identified, these persons are assessed with tuberculin skin test and chest X-ray to determine the infection with tuberculosis. Yes, जब ये पर्सन, वो लिस्ट आपको मिल गया कि ये जो पर्सन टीबी पॉजिटिव आया है वो इतने लोगों से मिला था, तो फिर उनका भी ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करना होगा, चेस्ट एक्सरे करना होगा एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। आफ्टर द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड ट्यूबरक्यूलोसिस मेडिकेशन फॉर 2 to 3 weeks, the risk of transmission is reduced greatly. Yes, अगर पर्सन इन्फेक्ट हो गया, हमने टेस्ट कर दिया, पॉजिटिव आया, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दी, अब ट्रीटमेंट लिए हुए उसको 2 या 3 हफ्ते हो गए हैं, मतलब 1 महीना हो गया, इन शॉर्ट ऐसा याद रखो। सो 1 महीने बाद अब वो पर्सन दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता बिकॉज बैक्टीरिया कंट्रोल में आ गए हैं। सो ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट और उसके भी 1 महीने बाद। ओके, अब डिजीज प्रोग्रेस कैसे होता है, टीबी कैसे मतलब बढ़ता है, लाइक पेशेंट ने इनहेल किया टीबी का बैक्टीरिया और इमीडिएटली टीबी के साइंस हो गए, ऐसा तो नहीं, वो कैसे, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, लेट्स स्टडी अबाउट द डिजीज प्रोग्रेशन। सो वो जो ड्रॉपलेट्स है टीबी की, जो कोई पर्सन है टीबी वाला उसने बोला, सो उसकी ड्रॉपलेट्स हवा में आ गई और किसी हेल्दी पर्सन ने उसको इनहेल कर दिया, सो ड्रॉपलेट्स एंटर द लंग्स एंड द बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्म अ ट्यूबरकल लीजन। जैसे ही बैक्टीरिया लंग्स में एंटर होगा फिर वो एक जगह ढूंढ लेगा अपने घर के लिए एंड वहां पर एक ट्यूबरकल लीजन क्रिएट कर देगा, एक होल ब्यूरो जैसा क्रिएट कर देगा, राइट। द डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी एनकैप्सुलेट द ट्यूबरकल लीविंग अ स्कार। अब हमारी बॉडी को कुछ साइंस मिले कि कुछ हमारे लंग्स में आया है जो अच्छा नहीं है, सो हमने, हमारी बॉडी ने डिफेंस स्टार्ट कर दिया, सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट कर दिया बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बीसीजी वैक्सीन है, सो वो पता लग जाएगा उसको। सो उसने क्या किया, हमारी बॉडी ने वो जो ट्यूबर का लीजन क्रिएट किया था जहां पर वो रह रहा था उसके ऊपर एक कैप्सूल क्रिएट कर दिया, कवर क्रिएट कर दिया, सो वहां पर वो एक स्कार बन गया, परमानेंट स्कार, कि टीबी आया था और हमारी बॉडी ने उसको फाइट दिया और वहां पर एक स्कार बन गया। If encapsulation does not occur, bacteria may enter the lymph system, travel to the lymph nodes and causes an inflammatory response termed granulomatous inflammation. अब चलो, किसी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो द पेशेंट हैज टेकन बीसीजी वैक्सीन बट उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है और ये प्रॉपर कवरिंग नहीं हो पाया, एनकैप्सुलेशन नहीं हुआ, अब वो बैक्टीरिया तो खुला हो गया है, प्रॉपर उसका कवर हुआ ही नहीं, तो अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, लिम्फ सिस्टम में एंटर कर जाएगा। लिम्फ सिस्टम मतलब पूरी बॉडी में लिम्फ सर्कुलेट होता है, तो लिम्फ सिस्टम में एंटर करके लिम्फ नोड्स में ट्रैवल करेगा एंड पूरी बॉडी में इंफ्लेमेटरी रिस्पांस जनरेट होगा, जिस ये इंफ्लेमेटरी रिस्पांस को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लेमेशन। अब हुआ क्या, then primary lesion forms and the primary lesions may become dormant but can be reactivated and become a secondary infection when re-exposed to the bacteria. अब ये टीबी है, this is so smart, उसने इन्फ्लामेशन जनरेट किया, इन्फ्लामेशन जनरेट करने के बाद अब वो सो गया, डॉर्मेंट फेज में चला गया, उसने एक लीजन बना दिया, उसने अपना घर बना दिया, बट
अभी उसको नहीं कुछ करना है, एक्टिव टीबी कहलाएगा कि इमीडिएट रिएक्शन आया, बट ऐसा नहीं हुआ है। लाइक अधिक कैप्सुलेशन हुई बट अभी बैक्टीरिया डॉर्मेंट पीरियड में चला गया, सो वो वहां पर ही सो जाता है, डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है। फिर जब पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाएगी, या तो फिर से वो पर्सन एक्सपोज होगा टीबी बैक्टीरिया से, तब वो एक्टिव फेज में चला जाएगा। जरूरी नहीं है आफ्टर ईच एक्सपोजर डॉर्मेंट फेज हो, समटाइम्स एक्सपोजर के बाद सीधा एक्टिव टीबी भी होता है, और जिसको एक्टिव नहीं होता है उसको डॉर्मेंट होता है। बट एक बार अंदर आया मतलब उसके अंदर है, डॉर्मेंट पीरियड में है, जैसे ही उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी एंड वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे एक्टिव टीबी। जब डॉर्मेंट फेज में होता है तब हम उसको बोलते हैं लेटेंट टीबी, राइट। सो इन एक्टिव फेज क्या होगा, चलो सोचो कि फिर से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, या तो सेकेंड टाइम उसका एक्सपोजर हुआ तो दूसरी बार भी टीबी बैक्टीरिया अंदर गया। सो अब एक्टिव फेज में क्या होगा, द ट्यूबरक्यूलोसिस कैन कॉज नेक्रोसिस एंड कैविटेशन इन द लीजन्स leading to rupture and spread of necrotic tissue and damage to various parts of body। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एक्टिव फेज में धीरे धीरे लंग्स में होल्स करता रहेगा, लंग्स को नेक्रोस कर देगा और उसमें कैविटीज बना देगा, छोटी छोटी होल्स जैसी कैविटीज। आप अगर उसका एक्सरे देखोगे तो आपको गोल 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 कॉन्सोलिडेशन दिखेंगे, बिकॉज उसने होल्स क्रिएट कर दिया है, कैविटीज क्रिएट कर दिया है, सो वहां पर रप्चर हो जाएगा एंड वो लंग्स परमानेंटली फिर डैमेज हो जाएंगे। सो ये सारी चीजें ऐसे टीबी के बैक्टीरिया होते हैं। समटाइम्स पेशेंट को स्कार हो गया है, चलो हमारी डिफेंस सिस्टम अच्छी रही, टीबी आया, हमारी बॉडी ने स्कार क्रिएट कर दिया, सो वो स्कार में से फिर टीबी हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक हमने सिचुएशन देखी कि ड्रॉपलेट आया, स्कार बना दिया, ओके वहां तक खत्म हो गया। दूसरा ऐसा है कि स्कार एनकैप्सुलेशन हुआ ही नहीं, तो फिर पेशेंट को डॉर्मेंट फेज हो सकता है या तो एक्टिव। बट व्हाट इफ पेशेंट को स्कार फॉर्मेशन हो गया, हमारी बॉडी ने अच्छे से पेशेंट के वो जो टीबी के बैक्टीरिया था उसको एनकैप्सुलेट कर दिया, स्कार बना दिया, तो उसमें से फिर टीबी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो चलो। एटलीस्ट गैस इट, दो ही ऑप्शन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई तो बोलो, एक तो आंसर बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ टीबी, डॉर्मेंट या लेटेंट, लेटेंट या एक्टिव टीबी हो सकता है आफ्टर हैविंग अ स्कार फॉर्मेशन, यस और नो। ओके, अदर स्टूडेंट्स, सबका आंसर नो है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबका आंसर क्या है। ओके, लेट मी टेल यू, स्कार फॉर्मेशन हो जाए फिर टीबी नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, स्कार फॉर्मेशन के बाद भी टीबी हो सकता है। ये बैक्टीरिया खतरनाक है, हमारी बॉडी ने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली, उसका स्कार फॉर्मेशन कर दिया, बट इन सम सिचुएशन उसने अभी हार नहीं मानी है, वो अभी उस दिस इज सो स्मार्ट, उसने क्या किया कि ओके अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बट जब इम्यूनिटी डाउन होगी या फिर से एक्सपोजर होगा तो वो स्कार में से भी टीबी स्प्रेड हो सकता है। सो स्कार फॉर्मेशन हुआ है उसका मतलब कि उसको अब फ्यूचर में कभी टीबी नहीं होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज एक्सपोजर हुआ है, इसीलिए एक्सपोजर उसके सारे कॉन्टेक्ट को हम ट्रीटमेंट देते हैं, वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। स्कार भी फ्यूचर में डेवलप होके एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो सकता है, सो स्कार में से भी टीबी हो सकता है। अब जो भी पर्सन आपके पास आएगा टीबी पॉजिटिव, तो आप उसको हिस्ट्री पूछोगे ना, तो आपको उसकी हिस्ट्री में क्या सुनने को मिलेगा, वो पेशेंट बोलेगा कि पास्ट में उसको टीबी से एक्सपोजर हुआ। आप उसको पूछोगे कि आपके आसपास कोई टीबी वाला पेशेंट है, तो होगा ही कुछ ना कुछ, आप उसका एक्सपोजर हुआ होगा। या तो क्लाइंट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज इन विच द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज हाई। अगर एंग्लेक्स कंट्री में किसी को टीबी हुआ है तो उसको पूछोगे तो वो बोलेगा कि आई एम इंडियन, और एल्स वो आपको बोलेगा कि मैं इंडिया जाके आया हूँ, जहां पर उसका ओरिजिन वो कंट्री में होगा, या तो वो वहां पर ट्रैवल करके आया है जहां पर टीबी के केसेस ज्यादा है, लाइक इंडिया। Recent history of influenza, pneumonia, febrile illness, cough और foul smelling sputum production। टीबी हुआ जिस पेशेंट को आप हिस्ट्री में पूछोगे तो वो पेशेंट आपको बोलेगा रिसेंटली उसको शायद इन्फ्लुएंजा होगा
या तो न्यूमोनिया या तो कुछ भी फेब्राइल इलनेस, कॉफ, फाउल स्मेलिंग, स्पूटम का कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा हिस्ट्री में। previous test of TB result, previous test for tuberculosis results of testing, अगर हिस्ट्री में आप पूछोगे तो आपको टीबी के टेस्ट देखने को मिलेंगे एंड टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ उसको टीबी हुआ था पहले। एंड recent BCG vaccine, a vaccine containing attenuated tubercular bacilli that may be given to a person in foreign countries for the or to the persons traveling to foreign countries to produce the increased resistance to TB. Yes, रिसेंटली उसने बीसीजी वैक्सीन ली होगी। बीसीजी वैक्सीन में मतलब अटेन्यूएटेड टीबी के वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होता है जो पेशेंट को दिया जाता है, जो वहां पर फॉरेन कंट्रीज के हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अस, हमें ऑलरेडी वो वैक्सीन दी जाती है। या तो कोई पर्सन फॉरेन से यहाँ पर ट्रैवल करने आ रहा है तो भी उसको फॉर श्योर लेनी पड़ती है, वरना उसको भी टीबी हो सकता है। तो बीसीजी वैक्सीन भी ली होगी रिसेंटली, तब भी आपको पॉजिटिव ही आएगा बीसीजी की वजह से। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, an individual who has received a BCG vaccine will have a positive tuberculin skin test result and shows it should be evaluated for tuberculosis with a chest X-ray. जिसने भी बीसीजी वैक्सीन ली है, अगर आप उसका ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी, बिकॉज हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो बैक्टीरिया दिया गया है, लाइक तो उसको फिर ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उसका एक्सरे लेना पड़ेगा। हम भी अभी करेंगे तो हमारा भी पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज हमने बीसीजी भी ली है एंड वी आर एक्सपोजिंग टू द टीबी पेशेंट्स। हमारा हेल्थ केयर पर्सनल्स है, हमने न जाने कितनी बार एक्सपोज किया होगा। जैसे कोविड में कोविड पेशेंट्स एक्सपोजर हुआ था, वैसे ही टीबी के भी कितने पेशेंट्स हमने एक्सपोजर किया है। बट व्हाई वी आर सेफ? बिकॉज आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। अगर हमारी इम्यूनिटी डाउन हो गई तो हमें भी टीबी हो सकता है, बिकॉज हमने बहुत बार एक्सपोजर कर लिया है। देन साइन एंड सिम्टम्स, टीबी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? इट मे बी एसिम्प्टोमेटिक इन प्राइमरी इन्फेक्शन बिकॉज इट इज इंसीडियस। वो सिम्टम्स ही नहीं होंगे, इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा पेशेंट इज टीबी पॉजिटिव। देन धीरे धीरे फटीग, लेथार्जी होगा, एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर होगा, चिल्स, नाइट स्वेट होंगे, एंड ये सबसे कॉमन है persistent cough lasting up to 3 weeks and the production of mucoid and mucopurulent sputum which is occasionally streaked with blood. coughing, dry coughing इतनी ज्यादा हो जाएगी, like 3 वीक से भी ज्यादा, मतलब 3 वीक्स मतलब 21 डेज। सो एक महीने तक उसको खांसी ही बंद नहीं हो रही है, 3 वीक से खांसी कंटिन्यूअसली उसको चालू है। उसके साथ साथ स्पूटम भी निकल रहा है, एकदम म्यूकोइड थिक येलो जैसा प्यूरेंट म्यूकोप्यूरेंट स्पूटम निकल रहा है। समटाइम्स इतनी ज्यादा खांसी खा रहा है पेशेंट की वो म्यूकस जो स्पूटम निकल रहा है उसके अंदर छोटी छोटी पिंक पिंक ऐसे रेड लाइंस भी है, मतलब ब्लड स्ट्रिंग्ड उसके अंदर थोड़ा वो भी निकलेगा। कंप्लीटली हिमोप्टिसिस नहीं होगा, ब्लड वाला स्पूटम नहीं होगा, बट ऐसा निकलेगा। चेस्ट टाइटनेस एंड डल एकिंग चेस्ट पेन में अकम्पनी द कॉफ। यस, पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस जैसा फील होगा। पेशेंट को अगर हम परकशन करेंगे तो डल साउंड आएगा। आइडियली लंग्स में परकशन करने पर कौन सा साउंड आता है? जिसने ये पढ़ लिया है वाइटल साइंस वाला, वो क्लिनिकल असेसमेंट वाला चैप्टर, बोलो। ऑन परकशन ऑफ लंग्स आइडियली कैसा साउंड आना चाहिए? रेजोनेंस, बिकॉज अंदर हवा है, रेजोनेंस साउंड आना चाहिए। बट जब आप परकशन करते हो इंस्टेड ऑफ रेजोनेंस यू कैन हियर द डल साउंड, दैट इज नॉट गुड। सो डल साउंड की वजह से पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है एंड पर्सन को चेस्ट पेन होगा एंड कॉफिंग के वक्त ज्यादा होगा। ओके, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब उसका हम असेसमेंट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करेंगे। सो पहला है चेस्ट असेसमेंट। आपके पास टीबी का पेशेंट आया, आपने हिस्ट्री ले ली, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, अब पेशेंट का चेस्ट असेसमेंट करोगे। चेस्ट असेसमेंट में क्या होगा? अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट डज नॉट प्रोवाइड अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ टीबी। बाहर से चेस्ट देख के आपको पता चल जाएगा पेशेंट को टीबी है? नो। डायरेक्ट फिजिकल चेस्ट एग्जामिनेशन से कैसे कंक्लूड कर सकते हो? वी कैन नॉट conclude that patient is suffering from TB. So a chest X-ray is not definitive, but the presence of multinodular infiltrates with calcification in the upper lobes suggests the TB. चेस्ट एक्सरे करने से हमें सजेशन मिलेगा कि पेशेंट इज टीबी पॉजिटिव। हम कंफर्म नहीं कर सकते, डेफिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज चेस्ट एक्सरे जब आप करोगे तो पेशेंट
के अंदर आपको छोटी छोटी नोल्स होल्स जैसे आपको दिखेगा, जो कैल्सिफिकेशन व्हाइट व्हाइट हो गया होगा। सो इट सजेस्ट दैट पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम टीबी, बट कुछ और भी हो सकता है। सो कंफर्मेशन नहीं होगा, बट आपको सजेशन मिल जाएगा कि ये टीबी है। इफ द डिजीज इज एक्टिव, सीजेशन एंड इन्फ्लेमेशन में बी सीन ऑन द चेस्ट एक्सरे। जब डिजीज एक्टिव होता है, मतलब एक्टिव टीबी है, मतलब अब हमारी बॉडी हार गई है, देयर इज नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। हमारी बॉडी जब फाइट कर रही होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, बट हमारी बॉडी तो हार गई है, बैक्टीरिया जीत गया है, सो देयर विल बी नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सो चेस्ट एक्सरे में आपको दिखेगा कि कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है ही नहीं, अब बैक्टीरिया आराम से ग्रो हो रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सो चेस्ट एक्सरे में कहीं पर भी आपको इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स नहीं दिखेंगे जब एक्टिव टीबी होगा तब। नेक्स्ट, जब एडवांस डिजीज हो गया है, जब बहुत प्रोग्रेस हो गया है टीबी, तब आपको चेस्ट असेसमेंट में क्या सुनाई देगा? सो डलनेस विद द परकशन ओवर इन्वॉल्व्ड पैरेन्काइमल एरिया, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड्स, ब्रोंकाई एंड क्रैकल्स इंडिकेट द एडवांस डिजीज। जब आप परकशन करोगे तो आपको डलनेस सुनाई देगा, जो अफेक्टेड लोब है वहां पर। फिर ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कैसे होंगे? देयर विल बी ब्रोंकाई, देयर विल बी क्रैकल्स। एडवांस डिजीज जब बहुत ज्यादा हो जाता है। Partial obstruction of bronchus caused by endobronchial disease or compression by lymph nodes may produce localized wheezing and dyspnea. अगर advanced disease हो गया है, bronchus obstruction हो गया है by inflammatory reaction, या तो फिर कहीं की आसपास की lymph node enlarge हो गई है, उसकी वजह से airway obstruct हो रहा है, तो एयरवे जब भी obstruct होगा तो एयरवे नैरो होने की वजह से एक ही ब्रीथिंग साउंड आता है, दैट इज wheezing. सो आपको wheezing भी सुनाई दे सकता है अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो, एंड देयर विल बी डिस्निया, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी। सो दिस इज अबाउट चेस्ट असेसमेंट। नेक्स्ट एक ब्लड टेस्ट है जो हम टीबी के पेशेंट पर कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट। ये क्या है? इट इज अ ब्लड टेस्ट, अ ब्लड एनालिसिस टेस्ट बाय एलिजा। जो एलिजा टेस्ट है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। सो पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे और उसमें हम ये एलिजा टेस्ट करेंगे। A sensitive and rapid test result can be available in 24 hours that assist in diagnosing the client. ये सब, इसका नाम ही ऐसा दिया है टीबी गोल्ड टेस्ट। ये इतना इफेक्टिव है कि इजीली ब्लड टेस्ट से हमें इजीली पता चल जाएगा। उसमें हम सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, whether the blood is sensitized with TB or not, TB है या नहीं वो चेक करने के लिए, एंड 24 आवर्स में तो उसके रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। सो इट इज सो गुड। तो एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पूटम टेस्ट। सो स्पूटम कल्चर, टीबी के लिए हम स्पूटम कल्चर भी कर सकते हैं। स्पूटम स्पेसिमेंस आर ऑब्टेन फॉर एन एसिड फास्ट स्मीयर, बिकॉज टीबी एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया था, तो उसमें आपको एसिड फास्ट स्मीयर ही बनाना होगा। सो अ स्पूटम कल्चर आइडेंटिफाइंग एम ट्यूबरकुलोसिस कंफर्म्स द डायग्नोसिस। पेशेंट का स्पूटम लोगे, स्पूटम में अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये स्पूटम में एम टीबी के ही बैक्टीरिया है, तो आप कंफर्म कर लोगे कि पेशेंट इज फॉर श्योर सफरिंग फ्रॉम टीबी। इट मे टेक अप टू 6 वीक्स टू बिकम पॉजिटिव। यस, जरूरी नहीं है कि स्पूटम, फॉर एग्जाम्पल टीबी है वो इंसीडियस है, पेशेंट एक्सपो, आज मैं, चलो जस्ट इमेजिन कि मैं, एक पेशेंट है जिसको टीबी है, मैं उसके साथ एक्सपोज हुई, मुझे भी नहीं पता था उसको टीबी है, उसको भी नहीं पता था उसको टीबी है, मैं तो एक्सपोज हो गई। अब मैं 1-2 दिन में स्पूटम टेस्ट करवाऊं, तो मेरा स्पूटम जो अभी लाइक वो बैक्टीरिया इतना ग्रो ही नहीं हुआ है कि मेरा स्पूटम टीबी पॉजिटिव होगा, राइट? सो इट टेक्स 6 वीक्स टू बिकम इट पॉजिटिव। वो स्पूटम को पॉजिटिव होने में 6 वीक लगते हैं, डायरेक्टली उसमें नहीं होता है। सो ऐसा इमीडिएट अगर कोई पर्सन जस्ट आफ्टर एक्सपोजर करेगा तो नहीं आएगा। सो इट टेक्स 6 वीक टू बिकम पॉजिटिव। स्पूटम पॉजिटिव होने में एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले उसको इन्फेक्शन हुआ होगा, फिर वो स्पूटम दे तब पॉजिटिव आता है, बाकी नहीं आएगा इजीली। जस्ट लाइक हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस आपको नीडल प्रिक इंजरी होगी, आप इमीडिएटली आप टेस्ट करवाओगे तो आप नेगेटिव ही आओगे, बिकॉज 3 मंथ्स का इंक्यूबेशन पीरियड है, उससे पहले आपका कैसे पॉजिटिव होगा? 3 मंथ्स बाद अगर करवाओ तो पता चले कि हाँ पॉजिटिव है कि नहीं। सो स्पूटम में भी सेम होगा। आफ्टर मेडिकेशंस आर स्टार्टेड, स्पूटम सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड अगेन टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी। समटाइम्स अगर चलो पेशेंट टीबी पॉजिटिव है, स्पूटम पॉजिटिव आ गया, तो मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद भी हम स्पूटम का कल्चर करते हैं। क्यों? टू चेक वेदर द मेडिकेशंस वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स आर इफेक्टिव और नॉट, वो वर्क कर रही है कि नहीं, उसके लिए भी स्पूटम टेस्ट किया जाता है। मोस्ट क्लाइंट हैव नेगेटिव कल्चर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट। एक बार पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे प्रॉपर,
कंप्लाइंट रहकर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है तो 3 महीने बाद फिर उसका जो स्पूटम का कल्चर है वो नेगेटिव आएगा। अब स्पूटम में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे। 3 कंजिक्यूटिव स्पूटम्स मतलब आफ्टर 3 मंथ्स हमने 3 सैंपल्स दिए, 3 कंजिक्यूटिव सैंपल्स नेगेटिव आ गए, तब हम उसको बोल सकते हैं द पेशेंट इज फ्री फ्रॉम टीबी। सो एक हो गया स्पूटम कल्चर। दूसरा टेस्ट जो हम करते हैं टीबी के पेशेंट में दैट इज ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट TST, जिसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन स्टूडेंट्स टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट, यस, तो वो भी हम कर सकते हैं टीबी के पेशेंट के लिए। सो अ पॉजिटिव रिएक्शन डज नॉट मीन दैट एक्टिव टीबी इज प्रेजेंट, but it indicates previous exposure to TB or presence of inactive or dormant disease. Yes, ट्यूबरक्यूलिन पॉजिटिव आया है तो हम ऐसा ही कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट को एक्टिव टीबी है। हम भी अभी करेंगे तो हमारा भी पॉजिटिव आएगा, राइट? सो वी कैन नॉट से दैट द पेशेंट इज हैविंग एक्टिव टीबी, बट इट इंडिकेट्स कि पेशेंट का एक्सपोजर हुआ है टीबी से बाय वैक्सीनेशन, बाय कॉन्टेक्ट, एनी किसी भी तरह से उसका एक्सपोजर हुआ है टीबी के बैक्टीरिया से, वैक्सीन से या कोई पर्सन के मिलने से, किसी भी तरह से, बट उसको एक्सपोजर हो गया है वो बैक्टीरिया का। एंड द पर्सन इज हैविंग अ डॉर्मेंट डिजीज, मतलब अभी सो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। हमने वैक्सीन ली थी तो टीबी हमारे अंदर भी है, बट वो अभी सोया हुआ है। जब भी हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी तो हमें भी वो हो सकता है। सो पॉजिटिव रिएक्शन ऑलवेज ऐसा इंडिकेट नहीं करता है कि पेशेंट को एक्टिव है। वंस द टेस्ट इज पॉजिटिव इट विल बी पॉजिटिव फॉर फ्यूचर टेस्ट। एक बार स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया है तो लाइफ टाइम वो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज ये स्किन टेस्ट इतना सेंसिटिव होता है कि एक बार BCG वैक्सीन, एक बार हमारे अंदर बॉडी में वायरस एंटर हो गया, हमारी बॉडी तो स्मार्ट है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट कर दी है। सो स्किन टेस्ट में ऑलवेज एंटीबॉडीज तो लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी है, तो एक बार पॉजिटिव आया मतलब हर बार वो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा नहीं कि स्किन टेस्ट किया फिर ट्रीटमेंट ली तो दूसरी बार करोगे तो नेगेटिव आएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। एक बार कोई वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो ऑलवेज पॉजिटिविटी, स्किन टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज हमारे पास लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप हो गई है अगेंस्ट टीबी। स्किन टेस्ट इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। ये जो हम स्किन टेस्ट करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि पॉजिटिव है या नहीं, तो उसके 2 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। मेजरमेंट इन मिलीमीटर ऑफ द इंड्यूरेशन एंड द पर्सनस रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड विद टीबी एंड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज इफ इन्फेक्टेड। एक तो वो जो नोड्यूल क्रिएट हो जाता है, इंड्यूरेशन होता है, उसकी साइज पर से पता चलेगा, एंड दूसरा वो पर्सन को कितना रिस्क है टीबी होने का, टीबी प्रोग्रेस होने का। ये 2 फैक्टर्स ध्यान में रख के हम बोल सकते हैं whether the person is positive or not, because it is different for everyone. Okay, once an individual skin test positive, a chest X-ray is necessary to rule out active TB or to detect the old heal lesion. एक बार पेशेंट का स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया तो सीधा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ वो पॉजिटिव है, हमें चेस्ट एक्सरे करना होगा टू चेक whether the person is having active TB or not. ब्लड टेस्ट करेंगे, स्पूटम टेस्ट करेंगे, सिर्फ स्किन टेस्ट करके हम छोड़ नहीं देते, हमें और भी टेस्ट करने होंगे फॉर कंफर्मेशन कि उसका एक्टिव टीबी है, डॉर्मेंट है, पहले हुआ है इसीलिए पॉजिटिव है, तो हील हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है, उसके लिए हमें फर्दर टेस्ट भी करने पड़ेंगे। सिर्फ और स्किन टेस्ट पर हम रिलाई नहीं कर सकते। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन। देयर आर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखा गया होगा कि पेशेंट का ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट किया और इतना mm आया, फॉर एग्जाम्पल 12 mm आया, तो वेदर द पेशेंट इज पॉजिटिव और नॉट, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा खुद से। सो देयर आर 3 डिफरेंट क्राइटेरिया। एक है नॉर्मल इंडिविजुअल। नॉर्मल मतलब ना वो हेल्थ केयर वर्कर है, ना उसकी इम्यूनिटी डाउन है, एकदम हेल्दी है, नो रिलेशन विद द हेल्थ केयर सिस्टम, ना वो नर्स है, ना वो डॉक्टर है, ना वो फ्लेबोटॉमिस्ट, कुछ भी मेडिकल सिस्टम से उसका कुछ रिलेशन नहीं है। सो एक हो गए वैसे इंडिविजुअल्स। सो ये हो गया इंडिविजुअल 1, जो ना मेडिकल सिस्टम में काम करता है, ना उसकी इम्यूनिटी डाउन है, कुछ भी नहीं है, एकदम हेल्दी। सेकेंड कैटेगरी ऐसी है कि जो हेल्दी है बट दे आर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, मतलब नर्स, डॉक्टर, फ्लेबोटॉमिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस, जो भी सारे आ गए, फिजियोथेरापिस्ट, सारे मेडिकल फील्ड रिलेटेड पर्सन जो सारे हैं, वो सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी ऐसी है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनकी इम्यूनिटी डाउन है, ऐसे लोग जो है वो आ गए थर्ड कैटेगरी में, राइट? सो ये तीनों कैटेगरी हम स्टडी करते हैं और सब लोगों के लिए साइज अलग अलग है। अब लेट्स स्टडी द थर्ड कैटेगरी फर्स्ट। अगर
इनका ये जो थर्ड कैटेगरी वाले जो पेशेंट थे, कौन से पेशेंट थे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? थर्ड कैटेगरी वाले कौन से पेशेंट थे? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। सो ऐसे पर्सन को अगर हम वो ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करें एंड ये जो इन ड्यूरेशन है वो 5 mm या तो 5 mm से ज्यादा है, तब भी हम बोलेंगे कि दे आर पॉजिटिव। सिर्फ 5 mm ही हुआ है इन ड्यूरेशन, फिर भी हम उनको बोलेंगे दे आर टीबी पॉजिटिव। सो कौन से इंडिविजुअल्स है? HIV इन्फेक्टेड पर्सन, देन रीसेंट कॉन्टेक्ट ऑफ अ पर्सन विद टीबी डिजीज, रिसेंटली वो टीबी से मिला है तो भी उसका 5 mm से भी ज्यादा है या 5 mm भी आए तो भी उसके हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। पर्सन विथ फाइब्रोटिक चेंजेस ऑन चेस्ट एक्सरे कंसिस्टेंट विथ प्रायर टीबी, पहले उसका टीबी था, अभी भी आप चेस्ट एक्सरे कर रहे हो तो भी आपको फाइब्रोटिक चेंजेस दिख रहे हैं, तो उसमें भी ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट 5 mm से ज्यादा है तो हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर देंगे। क्लाइंट विद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। पर्सन इम्यूनोसप्रेस्ड फॉर अदर रीजन, कुछ और रीजन की वजह से इम्यूनोसप्रेस है, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं कुछ भी, बट आपने देखा कि ज्यादातर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है उसमें 5 mm या 5 mm से ज्यादा भी इंड्यूरेशन हो तब हम पॉजिटिव कंसिडर कर देंगे। नेक्स्ट है ऐसा इंड्यूरेशन, सेकेंड कैटेगरी कौन से लोगों के लिए थी? हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स। सो हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऐसे पर्सन है, अगर उनमें ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट हम करें और उसका ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट का ड्यूरेशन 10 mm या 10 mm से ज्यादा है तो उनको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो अगर मैं टेस्ट करवा रही हूँ और मेरा इन ड्यूरेशन 8 mm आ रहा है तो आई एम नेगेटिव, बट मेरा ड्यूरेशन 10 mm आया देन आई एम टीबी पॉजिटिव, बिकॉज वी आर एट रिस्क फैक्टर, हम तो टीबी कितनी बार एक्सपोज होते हैं। सो उनके लिए 10 mm या 10 mm से ज्यादा पॉजिटिव है। सो रीसेंट इमिग्रेंट फ्रॉम हाई प्रेवलेंस कंट्री, ओके, अगर हम कहीं और जाए ट्रैवल करने के लिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग टू कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी जा रहे हो और आपका वो टेस्ट करेंगे तो 10 mm से ज्यादा ही आएगा, बिकॉज वी लिव हियर, हम तो एक्सपोज हो रहे हैं, हमारी भी बात नहीं है, बट रिसेंट जहां पर प्रिवलेंस ज्यादा है वो लोग अगर ट्रैवल करेंगे तो उनको 10 mm से ज्यादा आएगा। इंजेक्शन ड्रग यूजर्स जो IV ड्रग्स ले रहे हैं उनको भी 10 mm या 10 mm से ज्यादा है तो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। रेसिडेंट्स एंड एम्प्लॉयज इन हाई रिस्क कॉन्क्रीट सेटिंग, ऐसे लोग, ऐसे रेसिडेंट्स, ऐसे एम्प्लॉयज जो टीबी के आसपास घूमते हैं रहते हैं, उनको बार बार टीबी से एक्सपोज करना होता है। सो हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स की, बिकॉज हम कितने टीबी पेशेंट से एक्सपोज हुए होंगे पता भी नहीं है हमें, टीबी की ट्रीटमेंट लेने आए वाले। सो ये सारे लोग इसमें आ गए। माइकोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी पर्सनल, लैब टेस्ट करने वाले, स्पूटम टेस्ट करने वाले, ब्लड टेस्ट करने वाले, उनको भी टीबी के लिए 10 mm या 10 mm से ज्यादा है तो उनको भी पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। पर्सन्स विद क्लिनिकल कंडीशन दैट प्लेस देम एट अ रिस्क, उनकी कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो हाई रिस्क ग्रुप में आ जा रहे हैं तो उसके लिए भी 10 या 10 mm से ज्यादा है, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। छोटे बच्चे भी इसमें आ गए जो 4 साल से छोटे हैं, उनके लिए भी 10 mm मैक्सिमम है, 10 mm या उससे ज्यादा है तो वो पर्सन, वो चाइल्ड को भी हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। बड़ा है, 4 साल से बड़ा है, वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में नहीं है, एकदम हेल्थी इंडिविजुअल है तो उनके लिए फिर 15 वाला चलेगा। infant children and adolescents exposed to adults in high risk categories, अगर कोई घर में बच्चा है, इन्फेंट है, चाइल्ड है या एडोलेसेंट है, उसके घर में किसी को टीबी है तो वो बच्चे का, वो एडोलेसेंट, वो चाइल्ड का अगर हम टीबी स्किन टेस्ट करें और 10 mm आए तो फिर उसको भी पॉजिटिव कंसिडर करना है। सो ये सारे ये पर्सन की कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट है फर्स्ट कैटेगरी, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना मेडिकल फील्ड से ना टीबी से, कुछ भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो उनके लिए कितना इन ड्यूरेशन हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉजिटिव? 15 या 15 mm से ज्यादा अगर इन ड्यूरेशन है तभी उनके लिए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एनी पर्सन इंक्लूडिंग पर्सन विथ नो नोन रिस्क फैक्टर फॉर टीबी, टीबी के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो उसके फैमिली मेंबर्स में से कोई हेल्थ केयर वर्कर है, ना वो ऐसे एरिया में रह रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं है, और उसका हमने स्किन टेस्ट किया 12 mm आया तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट, डू वी कॉल इट पॉजिटिव? आपके पास एक पर्सन आया जिसकी आपने हिस्ट्री ली, उसके फैमिली मेंबर में भी कोई हेल्थ केयर पर्सनल नहीं है,
वो हाई रिस्क के एरिया में भी नहीं रहता है, कुछ नहीं, बट उसने टेस्ट करवाया एंड 12 mm आया, तो हम क्या बोलेंगे, वेदर द पर्सन इज टीबी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। बट आपके पास एक पर्सन आया है जो फिजियोथेरापिस्ट है, चलो द पर्सन इज फिजियोथेरापिस्ट, एंड आपने ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करवाया, उसका 12 mm आया, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिकॉज वो हेल्थ केयर पर्सन है, उसके पास कोई पेशेंट आया हो सकता है जो टीबी पॉजिटिव हो। तो ये चीज ध्यान रखना है, कोई पर्सन है जिसका रिसेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है एंड उसका टीबी टेस्ट किया आपने, तो 6 mm आया, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। ओके। देन एक नर्स है जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है, तो इसने, वो नर्स ने ट्रिपल H टेस्ट भी करवाया एंड ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भी करवाया, वो नर्स ने, और ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट आया 8 mm, तो नेगेटिव। बोलो दूसरे स्टूडेंट्स। नर्स है, नीडल स्टिक, ओके, अदर स्टूडेंट्स। सबका आंसर नेगेटिव है या किसी का अलग है? ओके, व्हाई नेगेटिव? हेल्थ व्हाई केयर नेगेटिव? वर्कर्स, हेल्थ केयर more or पर्सनल less को, outbreak। ओके, हेल्थ केयर पर्सनल को पॉजिटिव होने के लिए 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए, इसका 8 आया, सो वो नेगेटिव है, इट इज नॉट टीबी पॉजिटिव। सो इसीलिए इन ड्यूरेशन का याद रखना है, कौन से पर्सन के लिए कौन सा मैटर करता है। सो क्वेश्चन में पढ़ना है कि वो पर्सन का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या है, पर्सन की कंडीशन क्या है, कोई लेना देना नहीं है, और 8, 12, 14 भी है तो वो नेगेटिव ही होगा, 15 है तो वो पॉजिटिव देखेंगे। सो ये चीज, ये टेबल याद रखना, इस पर से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब बारी है हॉस्पिटलाइज क्लाइंट की, टीबी पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में एडमिट है। सो हमें पता है कौन सा प्रिकॉशन लेना है, कौन सा प्रिकॉशन लेना है टीबी पॉजिटिव पेशेंट के लिए। एयरबोर्न प्रिकॉशन में क्या करोगे आप, कैसे लोगे एयरबोर्न प्रिकॉशन? कौन सा मास्क? सर्जिकल नहीं पहन सकते, वो भी तो N95। मास्क, सर्जिकल नहीं मास्क पहन सकते। वी कैन वेयर सर्जिकल मास्क, वो भी तो मास्क है, प्रोटेक्शन तो देगा ही। एक्सपोजर થવાનું risk એમાં વધારે રહેશે। हाँ, जब भी एयरबोर्न इन्फेक्शन हो तब हमें N95 या N95 से ज्यादा रेस्पिरेटर, हाई रेस्पिरेटर वाला ही मास्क पहनना है, नॉट सर्जिकल मास्क। दूसरा क्या आप पहनोगे, एयरबोर्न प्रिकॉशंस कैसे लोगे? ओके, पीपीई किट, अगर आप लाइक पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो तो ग्लव्स कंपलसरी है, कुछ ऐसी चीज कर रहे हो कि जिसमें स्प्लैशेस होने वाले हैं तो फेस शील्ड भी पहनना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द नीड, डोंट वेस्ट द रिसोर्सेस। जब क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि आपको सिर्फ पेशेंट को एग्जामिन करना है, देयर इज नो नीड ऑफ वियरिंग फेस मास्क, फिर वो जरूरत नहीं है, सो व्हाई यू आर वेस्टिंग दैट रिसोर्स। पेशेंट को आप क्या एक्टिविटी करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग पीपीई किट पहनना है। N95 कंपलसरी है, कुछ भी करो, पेशेंट के रूम में एंटर भी हो रहे हो तो N95 के बगैर आप नहीं हो सकते। बट आप कौन सी प्रोसीजर कर रहे हो पेशेंट को, उसमें स्प्लैशिश है, कपड़े पर स्प्लैशिश होने वाला है तो पीपी किट पूरा पहनो, फेस पर स्प्लैशिश के लिए फेस शील्ड, गूगल्स, वो सब पहनो, ग्लव्स, टच करने के लिए ग्लव्स। सो पीपी किट रिसोर्सेस को ध्यान में रख के पहनना है, वैसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा कैसे करेंगे एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, कैसे लेंगे आइसोलेशन? कैन वी रूम इन द सेम पेशेंट्स? दो पेशेंट को टीबी है तो साथ में रख सकते हैं? नो। नो। एयरबोर्न एयर इन्फेक्शंस में दो द पर्सन इज हैविंग सेम कंडीशन, उसको सेपरेट आइसोलेशन ही करना पड़ेगा। और आइसोलेशन में भी रूम कैसा होना चाहिए, कौन से प्रेशर में? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब क्यों नेगेटिव प्रेशर, व्हाट इज नेगेटिव प्रेशर? एयर कैसे मूव होती है, एयर की मूवमेंट कैसे होती है, हमने एनाटॉमी में देखा,
mechanism High of to breathing, low. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ मूव होगी। अगर हम पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर के रूम में रखेंगे तो रूम की हवा बाहर निकलेगी, तो रूम की हवा में तो बैक्टीरिया है, सो वो बाहर आके सबको इन्फेक्ट करेंगे। सो जब भी एयरबॉर्न डिजीज कंडीशन हो तब हमें नेगेटिव प्रेशर में रखना है। बाहर की हवा अंदर जाएगी तो चलेगा, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट से दूसरों को प्रॉब्लम है। सो बाहर की हवा अंदर जाएगी तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट पेशेंट को नेगेटिव एयर प्रेशर वाले रूम में ही रखना है। जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जब हम प्रोटेक्टिव आइसोलेशन में रख रहे हैं, तब पेशेंट को पॉजिटिव एयर में रखना है, बिकॉज वी डोंट वांट कि बाहर की एयर पेशेंट के रूम में जाए। तो पेशेंट की बाहर जाएगी तो चलेगा, बट उसको पॉजिटिव में रखेंगे। बट जब भी एयरबॉर्न प्रिकॉशंस है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सो वो ही हम स्टडी करने वाले हैं। लेट्स स्टडी। The client with active TB is placed under airborne isolation precaution in a negative pressure room. To maintain negative pressure, the door of the room must be tightly closed. फिर नेगेटिव प्रेशर हमने जनरेट किया है पर दरवाजे खुले रखेंगे तो क्या फायदा? दरवाजे जब हम एंटर करेंगे तो बंद कर देना है, खुले नहीं छोड़ सकते हम। The room should have at least 6 exchanges of fresh air per hour should be ventilated to outside environment if possible. Okay, एयर वेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर ही हवा एक और सेम हवा अंदर घूम रही है। फिल्टर्स होने चाहिए और वो हवा हॉस्पिटल की तरफ, दूसरे रूम की तरफ नहीं निकलनी चाहिए, वो बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। एनवायरमेंट में उसके वेंट्स होने चाहिए, सो हॉस्पिटल में दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। The nurse wear a particulate respirator, a special individually fitted mask when caring for the client, and a gown when possibility of clothing contamination exists. मास्क तो कंपलसरी पहनना है, बट wherever there is a possibility कि आपके कपड़े गंदे होने वाले हो, टच होने वाला हो पेशेंट, तो फिर आपको गाउन भी पहनना पड़ेगा। अदरवाइज नो नीड टू वियर द गाउन। अगर आप सिर्फ रूम में जा रहे हो, यू आर नॉट टचिंग द पेशेंट, देन व्हाई देयर इज नीड टू वियर द गाउन। सो जो रिसोर्सेज है वो केयरफुली यूज करना है। थोरो हैंड वॉशिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर अ क्लाइंट। क्लाइंट को छूने से पहले, छूने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजर यूज करना होगा। इफ द क्लाइंट नीड्स टू लीव द रूम फॉर टेस्ट और प्रोसीजर, द क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू वियर अ सर्जिकल मास्क। ये याद रखना है। अगर पेशेंट को आप एक्सरे करवाने के लिए ले गए, एमआरआई सीटी स्कैन कुछ भी करने के लिए आप ले जा रहे हो रूम से बाहर, तो पेशेंट को सर्जिकल मास्क पहनाना है, नॉट N95। पेशेंट शुड वियर सर्जिकल मास्क। Respiratory isolation is discontinued when the client is no longer considered infectious, and N95 mask should be worn when entering the room until isolation is discontinued. अगर एक बार पेशेंट सेफ हो गया है, अब दूसरे को इन्फेक्शन होने के रिस्क कम है, तब पेशेंट का हम जो आइसोलेशन है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बट जब तक आइसोलेशन डिसकंटिन्यू नहीं होता है तब तक आपको N95 पहन के रखना है। After the infected individual has received tuberculosis medication for 2 to 3 weeks, the risk of transmission is reduced greatly. हमने आगे ही देखा 3 वीक बाद अगर कोई पेशेंट मेडिसिन लेता है कंटिन्यूअसली 3 वीक्स तक, फिर उसको ट्रांसमिशन के रिस्क है वो कम हो जाता है। फिर पेशेंट को आप नॉर्मल रूम में रख सकते हो, फिर आइसोलेट करने की कोई जरूरत नहीं, बट तब तक प्रॉपर आपको आइसोलेशन रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्लाइंट एजुकेशन। अब ये तो हमने सारा ट्रीटमेंट देख लिया हॉस्पिटल में, बट जिसको टीबी है उसको क्या ध्यान रखना है, उसको आप क्या एजुकेशन दोगे? लेट्स स्टडी दैट। प्रोवाइड द क्लाइंट एंड फैमिली विद इंफॉर्मेशन अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रिड्यूस द कंसर्न अबाउट द कंटेजियस एस्पेक्ट ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, आपने देखा होगा टीबी, अभी सब लोग अवेयर हो गए कि टीबी बहुत कंटेजियस है, तो अगर कोई पर्सन को टीबी होगा तो फैमिली मेंबर्स भी पैनिक हो जाएंगे, आसपास वाले लोग भी पैनिक हो जाएंगे कि अब हमको भी हो जाएगा। सो व्हाट इज आवर ड्यूटी? वी हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन, इंफॉर्मेशन देनी है जो पर्सन फैमिली मेंबर्स है उनको भी, और उनके जो भी कंसर्न्स है, जो कंटेजियस स्प्रेड होने वाला टीबी, तो उनके कंसर्न्स होंगे कि अब हमें भी हो जाएगा, हम क्या करें क्या नहीं, तो वो कंसर्न्स भी आपको रिड्यूस करने हैं। वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ऐसे अननेसेसरीली केओस क्रिएट नहीं होने देना है। Instruct the client to follow the medication regimen exactly as prescribed and always to have a supply of medication on hand. जो मेडिकेशन है टीबी के लिए, जो रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजाइड है, और जो भी सारी मेडिकेशन है, पैराजिनामाइड, तो पेशेंट को बोलना है जैसे आपको बोला गया है वैसे ही लेना है। टीबी की मेडिकेशन डॉट थेरापी में दी जाती है। व्हाट इज डॉट? व्हाट इज डॉट? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी। सो जो पर्सन है, जो कम्युनिटी नर्स है, वो पेशेंट के घर जाती है
एंड चेक करती है कि पेशेंट प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है कि नहीं, बिकॉज कुछ पेशेंट्स उसको स्किप करते हैं। सो जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही मेडिसिन लेनी है, ऐसा आप सिखाओगे पेशेंट को। एंड पेशेंट को बोलना है कि एक्स्ट्रा आपके पास रखे, ऐसा ना हो कि पेशेंट रन आउट फ्रॉम द मेडिकेशन, कल खत्म हो गई, आज पेशेंट के पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो एक दिन चलो फार्मेसी में गया तो उसने बोला कि अभी नहीं है कल मिलेगी, तो पूरा एक दिन तो गैप हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, पेशेंट के पास एक एक्स्ट्रा सप्लाई होना ही चाहिए। Advise the client that the medication regimen is continued up to 12 months depending on the situation. Ideally 9 months की ट्रीटमेंट होती है, बट पेशेंट प्रॉपर नहीं होगा तो 12 मंथ्स तक भी जा सकती है, मैक्सिमम 12 मंथ्स, एक साल तक चलती है मैक्सिमम। सो इट कैन टेक अप टू 12 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सारे पर्सन एक साल तक नहीं लेते हैं, 9 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाता है, बट कैसी सिचुएशन है, अगर उसने अर्ली स्टार्ट कर दी होगी तो 6 महीने में भी खत्म हो जाएगी, बट उसकी अपनी ट्रीटमेंट होती है। Advise the client of the side and adverse effect of the medication and ways to minimize them to ensure the compliance. Yes, patient को हम सिखाएंगे कि ये मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट्स होंगे, पहले से ही बोल देंगे कि ये होगा ही आपको, तो उसको कैसे मिनिमाइज करना है, क्या करना है। वरना पेशेंट क्या करेगा, उसको साइड इफेक्ट दिखेगा तो वो पैनिक हो जाएगा, फिर मेडिसिन लेना छोड़ देगा। लाइक ऑरेंज, ऑरेंज सारे बॉडी फ्लूइड्स ऑरेंज हो जाते हैं, यूरिन ऑरेंज हो जाता है, कौन सी ड्रग में? Which drug causes the orange urine, which is absolutely normal because of that drug? Reform. रिफाम्पिसिन। सो पेशेंट ले रहा है और उसका ऑरेंज यूरिन हो जाएगा तो वो पैनिक हो जाएगा कि ये क्या हुआ, मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो पेशेंट छोड़ देगा। सो कंप्लायंस एंश्योर करने के लिए पेशेंट को पहले से ही बोलना है कि ऐसा होगा, डोंट गेट पैनिक। Reassure the client that after 2 to 3 weeks of medication therapy, it is unlikely that the client will infect anyone. पेशेंट को रीअश्योर करना है कि आप 2 से 3 वीक मेडिसिन लोगे तो फिर आपकी वजह से किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा। एडवाइज द क्लाइंट टू रेज्यूम एक्टिविटीज ग्रेजुअली, पेशेंट को बोलना है कि आपकी एक्टिविटीज जो है धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। Instruct the client about need for adequate nutrition and a well balanced diet rich in iron, protein, vitamin C to promote healing and prevent recurrence of infection. पेशेंट को बोलना है अच्छा डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेना है जिससे आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो। सो फूड रिच इन आयरन, प्रोटीन एंड विटामिन सी ज्यादा हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। सो वो पेशेंट को बोलना है कि वो लेना है। Inform the client and family that respiratory isolation is not necessary because family members already have been exposed. अगर कोई पर्सन है जो टीबी पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में है, तो हम उसको आइसोलेट करेंगे बिकॉज दूसरे पेशेंट भी है हमारे पास, बट घर में उसको आइसोलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दूसरे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, तो फिर उसको आइसोलेट करने की क्या जरूरत है, सारे लोग टीबी से एक्सपोज हो ही गए हैं। सो पेशेंट को बोलना है, फैमिली मेंबर्स को बोलना है कि नो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड एट होम बिकॉज सब लोग एक्सपोज ऑलरेडी हो चुके हैं। Instruct the client to cover the mouth and nose when coughing or sneezing and to put used tissues in a plastic bag. पेशेंट को टिश्यू यूज करना है, हाथ रखना है, कवर करना है, ऐसे खुला स्नीज नहीं कर सकता है। जो भी टिश्यूज है उसको एक प्लास्टिक बैग में स्टोर करना है प्रॉपर, ऐसे कहीं पे भी नहीं फेंक सकता पेशेंट। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट थरो हैंड वॉशिंग टेक्निक, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखानी है। Inform the client that a sputum culture is needed every 2 to 4 weeks once medication therapy started. जैसे ही मेडिसिन ले ली, स्टार्ट कर दी, मेडिसिन लेने के बाद हर 2 से 4 हफ्ते में, मतलब हर 15 दिन से 1 महीने में उसको स्पूटम कल्चर करवाना होगा टू चेक वेदर द मेडिकेशन इज वर्किंग और नॉट। Inform the client when the results of 3 sputum cultures are negative, the client is no longer considered infectious and usually can return to former employment. Yes, टीबी पॉजिटिव होने की वजह से उसको एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब भी नहीं जा सकता वरना दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेगा, सो पेशेंट घर पर रहेगा। बट पेशेंट के 3 कंसेक्यूटिव स्पूटम नेगेटिव आ गए हैं अब, तो पेशेंट को बोलना है कि नाउ यू आर नॉट इन्फेक्टिव। ऐसा नहीं कि मेडिसिन बंद कर देनी है, स्पूटम नेगेटिव है, इन्फेक्शन नहीं है, बट कोर्स कंप्लीट करना होगा, बट नाउ यू कैन गो टू योर एम्प्लॉयमेंट। अब आप अपनी जॉब वापस से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ द पर्सन, अदर पर्सन हैव नो रिस्क एट ऑल। Advise the client to avoid the excessive exposure to silica, silicone or dust because this substance can further damage the lung. So जो सिलिका, अगर कुछ ऑक्यूपेशन है, फार्मर है, तो ऑब्वियसली उसके से ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो जो भी ऐसी चीज है, सिलिकॉन, डस्ट,
एस्बेस्टोस, टाल्क, जो भी जो फार्मरिंग कर रहा है तो उसको बोलना है कि ये सारी चीजें अवॉइड करो जिससे फर्दर लंग डैमेज होगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस विद ट्रीटमेंट, फॉलो अप केयर, स्पूटम कल्चर एज प्रिस्क्राइब। पेशेंट को बोलना है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट का कंप्लायंस प्रॉपर रखना है। यू हैव टू एडयर टू द ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट बीच में से छोड़ नहीं सकते, आज ली कल नहीं लोगे तीसरे दिन ली, ऐसा भी नहीं कर सकते। फॉलो भी प्रॉपर लेना है, स्पूटम कल्चर भी रेगुलरली करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा आपको पेशेंट को सिखाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू नोटिफाई द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। जब भी कोई ऐसे कम्युनिटी इन्फेक्शंस होते हैं, टीबी है, एचआईवी है, आउटब्रेक्स होते हैं, मलेरिया, डेंगू, तो आपने देखा होगा कि कम्युनिटी में हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि यहाँ पर ये केसेस ज्यादा है। सो टीबी का कोई भी केस आए आपको आगे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ पर टीबी का केस है, तो फिर वो लोग टीम भेजेंगे, वहां पर सबका सर्वे होगा, वो सब होगा। तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा इन ऑल दिस केसेस। अंडरस्टैंड? यस और नो? यस। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, मतलब कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन की जो हार्मफुल है लंग्स के लिए। ऐसे कांटेक्ट में पेशेंट बार बार आ रहा है तो पेशेंट को लंग डिजीज हो जाएगा धीरे धीरे। इनिशियली तो वो रिवर्सिबल होता है, बट धीरे धीरे वो क्रोनिक भी हो सकता है। हमने लिस्ट देखा था, ऑक्यूपेशनल एजमा, न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, कोल्स माइनर डिजीज, ब्लैक लंग डिजीज, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, एस्बेस्टोसिस, टाल्कोसिस, बेरिलियोसिस, एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, फार्मर्स लंग, बर्ड फ्रेंसियर्स लंग, मशीन ऑपरेटर्स लंग, ये सारे एग्जाम्पल्स है उसके। साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सी डिजीज है, ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। जो भी सिम्टम होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे, बट पेशेंट को इतना सिखाना है कि ये सारी चीजों से दूर रहना। अब उसका ऑक्यूपेशन है, ऐसा तो नहीं कर सकता कि उसका ऑक्यूपेशन बंद कर दे। तो अगर वो काम पर जा रहा है तो प्रॉपर रेस्पिरेटर N95 या उससे हायर रेस्पिरेटर वाला मास्क पहने। सर्जिकल मास्क से ऐसा नहीं कि वो डस्ट नहीं आएगी, वो सिर्फ ड्रॉपलेट के लिए सेफ है, बट पेशेंट को पहनना पड़ेगा। फिर हमने देखा टीबी। टीबी एक हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फिर हमने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखा, उसके रिस्क फैक्टर्स देखे कि कौन से पर्सन को टीबी होने का रिस्क ज्यादा है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक ही याद रखना है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न, एयरबॉर्न से ही वो ट्रांसमिट होता है, वो ही याद रखना है। देन हमने डिजीज प्रोग्रेशन स्टडी किया कि डिजीज एक्चुअली वर्क कैसे करता है। एग्जाम में आपको इस पर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि पहले बैक्टीरिया आता है, हमारी बॉडी फाइट करके स्कार टिश्यू बना देती है। सो अब वो नहीं कुछ कर पाएगा, बट लेटर ऑन जब इम्यूनिटी डाउन होती है तब वो डेवलप हो सकता है एक्टिव टीबी में। एक ऐसी सिचुएशन। दूसरी ऐसी सिचुएशन की बॉडी ही फेल हो गई उसको एनकेप्सुलेट करने में, तो अब वो बैक्टीरिया है, वो स्कार एनकेप्सुलेट हुआ ही नहीं है, अब वो अभी भी इन्फ्लामेशन चालू रखेगा, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, फिर वो सो जाएगा, अब वो लेटेंट फेज में चला जाएगा। टीबी पॉजिटिव है, दूसरे को इन्फेक्ट भी कर सकता है वो पर्सन, बट एक्टिव नहीं है, लेटेंट फेज है। फिर जब दूसरी बार वो इन्फेक्ट होगा, एक्सपोज होगा, या उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, अब वो एक्टिव फेज में चला जाएगा एंड देन एक्टिव टीबी हो जाएगा। फिर हमने क्लाइंट हिस्ट्री देखी। जो भी टीबी पॉजिटिव पेशेंट आपके पास आएंगे, आप उनको हिस्ट्री पूछोगे तो इतनी चीजें आपको जानने को मिलेगी। पास एक्सपोजर पता चलेगा, उसका ओरिजिन वो कंट्री में होगा या तो रिसेंटली वो कंट्री में ट्रैवल करके आया होगा, रिसेंट कुछ लंग का इन्फेक्शन हुआ होगा, प्रीवियस टीबी के टेस्ट, उसके रिजल्ट, रिसेंट बीसीजी वैक्सीन, वो सब आपको हिस्ट्री में पता चलेगा। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Client BCG vaccine research as positive tuberculosis ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ આપી શકે છે, એટલા માટે ટ્યુબરક્યુલોસિસના ઇવેલ્યુએશન માટે ટેસ્ટ અસર કરાવવું પડશે। ओके, सो जो भी पेशेंट ने बीसीजी वैक्सीन ली है तो उसका स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो उस पर ही हम रिलाई नहीं कर सकते, हमें फर्दर इवेल्युएशन करना होगा, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, एक्सरे, वो सब करना होगा। और एक बार ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब लाइफ टाइम वो पॉजिटिव ही आएगा, देयर इज नो वे कि वो नेगेटिव हो सकता है। फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे टीबी के। देन हमने एग्जामिनेशन देखा कि आप टीबी वाले पेशेंट का चेस्ट असेसमेंट बाहर से देख के नहीं पता चलेगा, बट आप एक्सरे करोगे,
परक्यूशन करोगे, सो वो सारे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगे टीबी पेशेंट में। फिर हमने एक ब्लड टेस्ट देखा जो टीबी के लिए किया जाता है, दैट इज क्वांटिफायर टीबी गोल्ड टेस्ट। एलिजा टेस्ट है जो ब्लड सैंपल लेके हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट इज टीबी पॉजिटिव और नॉट। 24 आवर्स में तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे। फिर हमने स्पूटम कल्चर देखा, पेशेंट का स्पूटम लेके हम टेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए पेशेंट को 6 वीक्स लगेंगे स्पूटम पॉजिटिव आने में। एक्सपोजर हुआ है 2 दिन में पेशेंट आ रहा है पेशेंट सैंपल लेने, तो फिर वो नेगेटिव ही आएगा स्पूटम का कल्चर, वो पॉजिटिव नहीं आ सकता। एटलीस्ट 6 वीक्स हो गए होंगे, 1.5 महीना हो गया होगा उसके एक्सपोजर को, फिर स्पूटम पॉजिटिव आता है। ओके, देन हमने ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट देखा था। हम इंजेक्शन देते हैं इंट्राडर्मली और उससे पता चलेगा कि पेशेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट सिर्फ और सिर्फ इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमने उसका देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। एक बार पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही होगा, हम पता नहीं कर पाएंगे एक्टिव है कि डॉर्मेंट है, बिकॉज हमने वैक्सीन ली है, हम पॉजिटिव ही होंगे, बट हमारे अंदर तो डॉर्मेंट है, वी डोंट हैव एक्टिव टीबी। एक्टिव होगा तब प्रॉब्लम है, हमारे पास डॉर्मेंट है, सो वो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। फिर हमने उसका रिएक्शन का क्लासिफिकेशन देखा था। 3 क्लासिफिकेशन है, 5 और 5 से ज्यादा, 10 और 10 से ज्यादा, 15 और 15 से ज्यादा। इजी वे में याद रखने के लिए 5 और 5 से ज्यादा किसका होना चाहिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट, उसका 5 mm आए तो भी पॉजिटिव, 5 mm से ज्यादा है तो भी पॉजिटिव। 10 mm और उससे ज्यादा है तो रिसेंट ट्रैवल वाले एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, छोटे बच्चे भी उसमें आ गए। सो उसका 10 mm आए तो भी पॉजिटिव, 10 mm से ज्यादा है तो भी वो पर्सन टीबी पॉजिटिव। एंड जो हेल्दी पर्सन है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना फैमिली मेंबर्स में ना उसका खुद का, कहीं भी दूर दूर तक हेल्थ केयर सिस्टम से कुछ लेना देना ही नहीं है, वैसे पर्सन का 15 mm आए तब हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, या तो 15 mm से ज्यादा। फिर हमने देखा केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज क्लाइंट। इन शॉर्ट एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेने हैं। एयरबॉर्न प्रिकॉशन कैसे लेंगे वो सब हमने देखा था कि सेपरेट रूम होगा, उसका नेगेटिव प्रेशर में होगा, एयर फ्लोज होंगे जो बाहर एक्सेल करेंगे हवा, फिर N95 कंपलसरी पहनेंगे। पेशेंट को बाहर निकाल रहे हो तो उसको सर्जिकल मास्क पहनाना है। जब तक आइसोलेशन 3 स्पूटम कल्चर्स नेगेटिव नहीं हो जाते, आइसोलेशन बंद नहीं करते, तब तक नेगेटिव N95 पहनना है। एक बार पेशेंट फ्री हो जाए फ्रॉम इन्फेक्शन, फिर हम उसको आइसोलेशन में से निकाल सकते हैं। फिर पेशेंट एजुकेशन देखा कि जो भी टीबी वाला है उसको क्या एजुकेशन दोगे, उसके फैमिली मेंबर्स को क्या एजुकेशन दोगे, वो हमने स्टडी किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? મેમ हाँ, यस। આપણે 3 સ્પુટમ નેગેટિવ ના આવે ત્યાં સુધી ઓક્યુપેશન જોબ ચાલુ ના કરી શકીએ. नो, वी कैन नॉट स्टार्ट द ऑक्यूपेशन। ઓકે एंड अगर હોસ્પિટલાઇઝ હોય પેશન્ટ અને 3 સ્પુટમ કન્ઝિક્યુટિવ સ્પુટમ નેગેટિવ નથી આવતા, તો પછી એનું રેસ્પિરેટરી જે આઇસોલેશન આપણે કર્યું હતું એ પણ આપણે બ્રેક ના કરી શકીએ અને કન્ટિન્યુઅસ આઇસોલેશનમાં જ રાખવું પડે. ઓકે ઓકે, એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? નો ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। आज सिर्फ एनाटॉमी देख लेते हैं हार्ट की, फिर कल से हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। सो टेल मी, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट? हार्ट में क्या चीजें होगी, चलो मुझे बोलो, क्या होता है हार्ट में? ओके, अओर्टा, देन और क्या सर? आप ऑलवेज ऑर्गेनाइज पैटर्न में आंसर दोगे तो कुछ मिस नहीं हो जाएगा। अगर आप रैंडमली एक ऑर्गन दूसरा लेबल तीसरा लेबल ऐसे रैंडम करोगे तो आपसे पॉसिबिलिटी है कि कुछ मिस हो जाएगा। सो एक सीक्वेंस में बोलना है। और सीक्वेंस कैसे रखेंगे? जो सर्कुलेशन है हमारा वो कैसे सीक्वेंस में होता है, वो ही सीक्वेंस में नाम बोलेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। सो स्टार्ट विथ विच फर्स्ट स्ट्रक्चर? ब्लड कहाँ से सबसे पहले कहाँ पर आता है? चलो, नो, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आएगा? રાઈટ એટ્રિયમ ओके, बट राइट एट्रियम में कहाँ कैसे आएगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना के बाद, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, सो ऐसे स्टार्ट करना है। देन उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उसके बाद રાઈટ વેન્ટ્રિકલ राइट एट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल। बीच में कुछ नहीं है एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में? વાલ્વ
Which valve? Tricuspid. Tricuspid valve. Yes, right atrioventricular valve, which is called as tricuspid valve. फिर from right atrium अब कौन सा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा? ब्लड राइट एट्रियम में से सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. From right atrium, right ventricle, blood moves to right Lungs. ventricle, lungs में कैसे जाएगा? Pulmonary कैसे? one. Pulmonary artery से. So is there anything between pulmonary artery and right ventricle? कुछ है Pulmonary. pulmonary? क्या क्या होगा pulmonary artery and उसमें? Pulmonary valve. पल्मोनरी वाल्व. यस, जो सेमी ल्यूनार वाल्व है, मतलब जो मून कैसा होता है, छोटा ऐसे वाल्व्स होते हैं. तो सेमी ल्यूनार वाल्व्स दो है, अओर्टा में भी है, पल्मोनरी आर्टरी में भी है. तो हम वो सेमी ल्यूनार वाल्व को हम बोलते हैं पल्मोनिक वाल्व बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन पल्मोनरी आर्टरी. ओके, फिर पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लंग्स में प्रॉपर जो CO2 O2 एक्सचेंज होना था वो हो गया. फिर अब कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? लंग्स में से अब ब्लड कहाँ पर जाएगा? Left atrium. सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. कैसे? Pulmonary vein through. पल्मोनरी वेन से जाएगा. यस, फिर कौन सा स्ट्रक्चर? Mitral valve through left ventricle. Yes, from through mitral valve, that is the left atrioventricular valve, mitral valve, bicuspid valve, ये उसके नेम्स है. तो वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद Aortic valve through ascending and descending aorta. यस, सो aortic aorta में जाएगा और बीच में आएगा aortic valve, that is also semilunar valve. so aortic valve आएगा. aortic valve ऐसे आर्च ऑफ द aorta होता है, जो ऐसे सर्कल बनता है उसको हम आर्च ऑफ द aorta बोलते हैं. फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग अओर्टा. सो ये अओर्टा का पार्ट हो गया. ओके, सो इसमें हमने दो चीजें डिवाइस कर ली. एक तो सर्कुलेशन भी डिवाइस कर लिया कि ब्लड कैसे मूव होता है, एंड उसके स्ट्रक्चर्स भी आ गए, कुछ सब आ गया, कुछ मिस नहीं हुआ. नाउ टेल मी अबाउट द लेयर्स ऑफ हार्ट. फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बोलो, या तो इनसाइड टू आउटसाइड बोलो. एक सीक्वेंस में बोलो, बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस में बोलो, या तो अंदर से बाहर की तरफ एक सीक्वेंस में बोलो. Epicardium, then myocardium, and endocardium. ओके, सो एपी और पेरिकार्डियम, फिर बीच का होगा मायोकार्डियम, एंड अंदर होगा एंडोकार्डियम. सबसे ज्यादा लाइक हार्ट हमें पता है वो एक बीटिंग ऑर्गन है, पंप करता है. तो कौन सा ऑर्गन, मतलब कौन सा लेयर हेल्प करता है पंप करने में? पेरी, मायो या एंडो? कौन से लेयर की वजह से हार्ट बीट कर सकता है? Myocardium. मायोकार्डियम. मायोकार्डियम इज द इफेक्टिव लेयर ऑफ मसल जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है. ओके, अभी ये लेयर्स हो गए. अब कंडक्शन की बात करें. कंडक्शन कैसे होता है हार्ट में? कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट आता है तब हार्ट बीट कर सकता है, राइट? सो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होगा? क्या चीजें होती है उसमें? व्हाट इज द रूट फॉर कंडक्शन? जनरेट कहां से होगा इलेक्ट्रिक करंट हार्ट में? विच इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, जहां से करंट जनरेट होता है हार्ट में. SA node. ऐसे नोड. यस, ऐसे नोड विल जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट. कितना जनरेट करता है उसके ऊपर हार्ट रेट डिपेंड करती है. सो 60 to 100 टाइम्स वो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे शूट करेगा. सो जिसकी वजह से हार्ट रेट होती है. अगर कोई पर्सन की 80 बीट्स पर मिनट है, मतलब 80 टाइम्स एक मिनट में 80 टाइम्स ऐसे नोड करंट जनरेट कर रहा है, राइट? फिर वो करंट ऐसे नोड से कहाँ जाएगा? AV node. एवी नोड. एवी नोड के बाद બે branches પડે.
नो, डायरेक्टली दो ब्रांचेस नहीं होती है। बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस, जो सेंटर सेप्टम है वो, एंड फिर अब ब्रांचेस होगी, दैट इज पर्किंजी फाइबर्स। Purkinje fibers, yes. So ये सब स्ट्रक्चर हो गया, लेट्स रिवाइज इट प्रॉपर्ली। ओके, तो जब भी आप स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन भी कर रहे हो हार्ट की, तो ये सीक्वेंस में करोगे तो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी लेबल मिस नहीं हो जाएगा। सो इसीलिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ सीक्वेंस में याद रखना है। ओके, सो पहले है superior vena cava and inferior vena cava, which carries the blood from all over the body and it sends the blood to the right atrium. ये है right atrium. Right atrium and right ventricle के बीच में है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये देखो, ये वाल्व है ना, वो अटैच होता है, ऐसा है, यहाँ पर एक मस्क्यूलर लेयर होता है जिसको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। हार्ट के अंदर ऐसे मसल्स के लेयर होंगे एंड उसके ऊपर छोटे छोटे से तार होंगे जिससे वो वाल्व अटैच होता है एंड वो ओपन होता है। सो जो तार जैसा है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिने। वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है कि आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट होता है ऐसा। ये कॉर्डेट टेंडिने है जो अटैच होते हैं पैपिलरी मसल्स से। ओके, नाउ इसको ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें 3 कस्प बनते हैं। वाल्व को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको वाल्व ऐसा दिखेगा, 1 2 एंड 3 कस्प बने, इसीलिए उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। एंड ये जो बाइकस्पिड वाल्व है उसमें 2 ही कस्प बनेंगे, 1 एंड 2। सो वो ऐसे ओपन होगा, ये वाल्व 3 जगह से। अगर ये वाल्व ओपन होता है ट्राइकस्पिड वाल्व तो ऐसा लगता है, ऐसा ओपन होगा। सो बीच में ऐसा रास्ता होगा, राइट, ऐसे ओपन होगा, यहाँ से ब्लड फ्लो होगा एंड जो क्लोज हो जाएगा तब ऐसा दिखेगा सिंपली। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड। 3 कस्प है, इसमें 2 कस्प है, और इस ये सब में भी 2 कस्प ही होंगे। जो सेमील्यूनर वाल्व है उसमें भी 2 ही कस्प होते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। सो पल्मोनरी आर्टरी में जाने तक बीच में आएगा ये पल्मोनिक वाल्व, ये रहा पल्मोनिक सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व से बट वो पल्मोनरी आर्टरी में है, उसके लिए वजह से हम उसको पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं। अब वो जाएगा लंग्स में, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन और का CO2 एक्सचेंज हो जाएगा। फिर वो पल्मोनरी वेन्स से होकर आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलवेज पूरी बॉडी में वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, बट दिस इज द ओनली आर्टरी एंड वेन विच कैरीज ऑपोजिट ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला कैरी करेगी, वेन्स O2 वाला करेगी। फिर लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, बीच में आएंगे लेफ्ट AV वाल्व, दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, राइट। इसमें भी सेम कॉर्डेट टेंडिने, पैपिलरी मसल्स, वो सब होगा। अब ब्लड जाएगा अओर्टा में। तो अओर्टा में ये बीच में वाल्व आएगा, दैट इज अओर्टिक वाल्व और सेमील्यूनर, अओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। फिर ये जो पोर्शन है ये पूरा अओर्टा है बट ऐसे शेप पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ अओर्टा, बिकॉज ये आर्च जैसा क्रिएट हो रहा है। और नीचे जाएगा ऐसे, तो हम बोलेंगे उसको डिसेंडिंग अओर्टा और एब्डोमिनल अओर्टा भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है उसका लेयर। सो बाहर का जो पतला थीन लेयर होता है वो पेरिकार्डियम होता है, अंदर का जो मिडल लेयर होता है वो मायोकार्डियम, बीच का एंड सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो भी थीन होता है। मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर और अंदर का है वो एंडोकार्डियम। सो ये 3 लेयर्स हो गए। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो ऐसे नोड है जहां पर ये इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना के वहां ओपन होती है, वहां पर साइड में एक ऐसे नोड होता है जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिक करंट एवी नोड में भेजेगा। एवी नोड कहां पर होता है? जब एट्रियम एंड होता है एंड वेंट्रिकल स्टार्ट होता है तो उसके बेस पर यहाँ पर होता है एवी नोड। सो ये करंट जाएगा ऐसे नोड से एवी नोड तक। एवी नोड से ये जो बीच का ये जो बड़ा सेप्टम है, यहाँ से ऐसे पूरा सेप्टम है, सो एवी नोड से जाएगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस से यहाँ पर ऐसे पूरा पर्किंजी फाइबर्स होता है। सो पूरे हार्ट में ऐसे सर्कुलेशन हो जाएगा करंट का, जिससे हार्ट बीट करेगा। सो ये बोलेंगे हम पर्किंजी फाइबर्स। सो दिस इज अबाउट एनाटॉमी।
सो अगर हम आगे स्टडी करें तो आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे, तो डिजीज कंडीशन एंड कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई हो। सो ये इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Yes or no? No. No. Okay. Then see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.